Good morning to everybody. Welcome back to our YouTube channel Bhugol Sala. Myself Poonam Yadav. Today we are going to discuss about the topic of map and its type. इससे पिछली क्लास में हमने मैप की परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि मानचित्र होता क्या है एक्चुअल और मानचित्र बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी पिछली रही है जिसमें हमने मानचित्र का अर्थ या परिभाषा को पढ़ा, मानचित्र की बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और मानचित्र बनाने के बाद महत्व क्या है मानचित्र के, और लास्टली मैप और उसके प्रकार, मानचित्र के प्रकार पढ़ने हैं। तो आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं मानचित्र क्या है और मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहले वही हमें बताना है कि मानचित्र एक ऐसा चित्रात्मक प्रस्तुति है जिसमें कोई एक स्केल होता है। तो स्केल के अकॉर्डिंग हम कोई पिक्चर बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। अगर किसी बिना माप के, बिना किसी मेजरमेंट के अगर आपने चित्र बनाया है तो वो मात्र एक स्केच है, मानचित्र नहीं है। मानचित्र में स्केल का यूज किया जाता है और स्केल का मीन होता है धरातल पर दूरी और मानचित्र पर दूरी दोनों का अनुपात निकाल करके हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालते हैं और उस स्केल को हम नीचे राइट कर देते हैं। तो उसके अनुसार मानचित्र को पढ़ने में आसानी होती है और हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मानचित्र के बारे में अर्थ या परिभाषा, अर्थ सिंपली समझ में आया आपको कि स्केल के अकॉर्डिंग जब हम कोई चित्रात्मक प्रस्तुति देते हैं उसे मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के बारे में परिभाषा है वो अलग अलग विद्वान के द्वारा दी गई है, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, फ्रिंच और टिवार्था ने कहा कि आलेखी निरूपण, चित्रात्मक आलेखी निरूपण ही क्या है, धरातल के फीचर्स का मानचित्र है। जबकि मॉन्क हाउस कहते हैं कि धरातल के फीचर्स का समतल सतह पर प्रदर्शन ही मानचित्र है। मानचित्र है वो 3D का 2D में रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ग्लोब है तो ग्लोब 3D में होता है। अब हम एक ही समय में चारों तरफ की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, सो क्या करना पड़ता है, इसको हम फ्लैट पेपर पर बनाते हैं, वो मानचित्र कहलाता है। ठीक है, धरातल के फीचर्स का 2D रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, मानचित्र है। फिर इसके अलावा मॉन्क हाउस ट्रिवार्था के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। डडले-स्टाम्प कहते हैं कि कागज पर प्रक्षेप की सहायता से स्केल मान के आधार पर चित्र बना करके हम धरातल के फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है, मानचित्र है। सो इस प्रकार से काफी विद्वानों ने इसके ऊपर परिभाषा दी है अपनी, और वहां से हम समझते, इरविन रेंज कहते हैं कि ऊपर से धरातल का खींचा गया चित्र ही क्या है, मानचित्र है। क्योंकि हम यहाँ धरातल पर रहकर तो धरातल की फोटो नहीं खींच सकते हैं ना, तो ऊपरी सरफेस से धरातल का फोटो लेना ही क्या है, मानचित्र है। उसी फोटो को ही हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। अब उसका एक स्केल होता है, एक मेजरमेंट होता है, ठीक है, उस पैमाने के अकॉर्डिंग हम उसको मानचित्र कहते हैं। अब बात आती है कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सा आप समझिए कि एक मैप आपने देखा होगा कि ऐसा होता है जिसमें हल्के बादामी से लेकर के गहरे डार्क ब्राउन कलर तक शेड होती है, ग्रीन शेड होती है, ओशन को ब्लू कलर से दिखाया हुआ होता है ना। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, फिजिकल मैप होता है। एक मैप होता है जो कि पॉलिटिकल मैप होता है, जिसमें राज्य और राज्य की सीमाएं और वो सभी एक्शन दिखाए जाते हैं, वो सभी कार्य शो होते हैं जो कि ह्यूमन ने किए हैं, मानव ने अक्षांश देशांतर डिसाइड करके, और फिर उस पर मानव के क्रियाकलाप को आप शो कर रहे हैं, राज्य और राज्य की राजनीतिक सीमाओं को दिखा रहे हैं, परिवहन को दिखा रहे हैं, कोई कल्चरल फीचर्स को दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, एक पॉलिटिकल मैप है। हुआ क्लियर? जिसमें राज्य शो हो रहे हैं इसका मेन वो क्या है, पॉलिटिकल मैप है। जबकि जिसमें पर्वत पठार मैदान, कोस्टल प्लेन और ओशंस दिखा रखे हैं, तो वो क्या है, एक फिजिकल मैप है। इतना जनरल सा समझ में आया। अब इसी में जो मैप के प्रकार हैं वो केवल ये 2 प्रकार नहीं है, तो हम इसको आगे देखेंगे कि मैप के और कौन कौन से प्रकार हैं। हाँ जी, मानचित्र एक समतल सतह का किसी क्षेत्र का चित्रात्मक या दृश्य प्रतिनिधित्व होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ रहे हैं
कि मानचित्र है, मानचित्र क्या है, धरातल के फीचर्स का समतल सतह पर प्रदर्शन है, निरूपण है। क्लियर हुआ। दूसरा देखो, जो उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है और विवरण प्रस्तुत करता है, वो मैप होता है। अगला देखो, ये ऐसा चित्र है, मानचित्र ऐसा चित्र है जिसमें हम उस क्षेत्र की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं। यह जमीन पर मौजूद भौतिक विशेषताओं को चित्र के रूप में दर्शाता है। तो जमीन पर जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको मैप पर, कागज पर प्रदर्शन की विधि है। मानचित्र कभी भी पूरी तरह से अप टू डेट नहीं हो सकता। अब ये देखो, मानचित्र है वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि मानचित्र को एक बार आपने बनाया तो उसमें कोई धरातल के फीचर्स को बना दिया, लेकिन अब वो क्षेत्र है, जो कल्चरल लैंडस्केप है वो बदलते रहते हैं। और फिजिकल जो एनवायरमेंट है हमारा, जैसे माउंटेन है वो और भी ज्यादा हाइट उनकी हो जाती है, या कोई क्षेत्र है कोस्टल एरिया, तटवर्ती क्षेत्र है, वो कभी बनता है बिगड़ता रहता है, तो भूखंड बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसलिए मानचित्र अप टू डेट नहीं होता है, मतलब वही मानचित्र जो पहले से आपने बना दिया वही सफिशिएंट नहीं होता है, उसको बार बार रिकॉल करना पड़ता है। आगे देखो, प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं को पहचानने और समझने में हेल्प करता है मानचित्र। सभी फिजिकल फीचर्स को और कल्चरल लैंडस्केप को या पॉलिटिकल लैंडस्केप को या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझाने में, जो भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं और नेचर मेड थिंग्स हैं अर्थ पर, उस सभी समस्त जानकारी को देने में मानचित्र सक्षम होता है। क्लियर हुआ। मानचित्र एक ऐसा चित्र होता है जिसका एक स्केल होता है, और उस पैमाने के अकॉर्डिंग जब हम एक चित्र बनाते हैं तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। कागज पर बनाने की विधि है जिसको डडले स्टार्क ने कहा है। तो इस प्रकार से मानचित्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई, अर्थ समझ में आ गया अच्छे से। आगे चलिए, मानचित्र का क्या महत्व है। अब देखो, आप कहेंगे सिंपली कि एक ग्लोब होता है, उसपे भी तो एक पूरा पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का ही मॉडल है, उस मॉडल पे पूरी की जानकारी होती है, फिर हमें मैप की ज्यादा जरूरत क्यों होती है, और क्या डिफरेंस होता है ग्लोब और मैप के बीच में। तो ग्लोब 3D दिखाता है, अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो समकक्ष है वो क्या है, ग्लोब है। बट मानचित्र है, उसपे हम सारी जानकारी एक बार में देखने के लिए मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। मानचित्र पर हम एक बार में ही सारी जानकारी देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया को देख सकते हैं, जबकि ग्लोब है वो बड़े एरिया को एक छोटे क्षेत्र पर दर्शाता है। जैसे देखो, ये ग्लोब है और इसमें आप इतनी जानकारी नहीं ले सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की, क्योंकि वो इतना ज्यादा, आपको इतना बड़ा ग्लोब आप बना नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मानचित्र में आप किसी भी छोटे भूखंड की जानकारी लेनी है या फिर किसी क्षेत्र में आपको सर्वे के लिए जाना है, तो मानचित्र को आप मोड़ करके अपने साथ लेके जा सकते हैं, जबकि ग्लोब पर आपको वो फीचर दिखाई नहीं देते हैं जितने छोटे आपको सर्वे करना है। क्लियर हुआ। तो इसलिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। मानचित्र मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं मानचित्र। विशेषता बताओ आपको, विशेषता क्या है कि नेविगेशन, रास्ते दिखाने के लिए, डायरेक्शंस को दिखाने के लिए, रिसर्चर्स के लिए, और भौगोलिक समझ विकसित करने में मानचित्र हमारी हेल्प करते हैं। ये स्थानिक संबंध को, दो स्थानों के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम मानचित्र का सहारा लेते हैं। इसके अलावा अन्य महत्व है मानचित्र के कि मानचित्र पर हम फिजिकल लैंडफॉर्म्स को देखते हैं, ठीक है, जैसे पर्वत को देखा, पठार को, झील, नदियां, सभी को हमने देखा। आगे देखो, राजनीतिक सीमाएं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। आगे देखो, माउंटेन्स, रिवर एंड फॉरेस्ट। क्लाइमेट पैटर्न को देखने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए। संसाधन कहाँ पर है, कहाँ मिनरल्स हैं, कहाँ आर्थिक क्रियाएं हमें स्थापित करनी है, इंडस्ट्री, एनर्जी और मिनरल्स संसाधन हो गए। तो इन सभी की जानकारी हमें लेने के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला है, देखो, मानचित्र के प्रकार। प्रकार कौन कौन से होते हैं मानचित्र के। तो देखो, ऐसा एक तो हमारी बुक में बना हुआ होता है मानचित्र, है ना। एक तो मानचित्र है जो किताब में बना हुआ होता है, ठीक है, और दूसरा मानचित्र हमने देखा होता है कि वो दीवार पर टंगा होता है ना। इसके अलावा कौन सा मानचित्र होता है जो पटवारी के पास होता है, क्या होता है वो, एक ऐसा
मानचित्र होता है जिसमें छोटे से छोटे आकृति को भी दर्शाया हुआ होता है, छोटे से छोटे क्षेत्र की भी जानकारी उसके अंदर होती है। दो खेत के बीच की सीमा, दो घरों के बीच की सीमा, दो प्लाट की बाउंड्री, रास्ते कितने चौड़े हैं, ठीक है। इवन की जो खाली भूमि होती है जिसपे किसी का अधिकार नहीं होता है, तो स्वामित्व वाले मैप होते हैं ना। एक तो स्वामित्व वाले मैप हो गए, एक वो दीवार पे लगा हुआ मानचित्र होता है, एक एटलस या बुक में बना हुआ मानचित्र होता है। तो एक मैप होता है जिसमें टोपोग्राफिकल मैप, जिसमें कि फिजिकल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप दोनों को ही दिखाया हुआ होता है। तो इस प्रकार से मैप अलग अलग वर्गीकृत किए गए हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे स्केल के आधार पर। तो ये देखा हमने मानचित्र के प्रकार, जिसमें किताब पर बना हुआ मानचित्र हो सकता है, दीवार पर बना हुआ मानचित्र हो सकता है, या भू संपत्ति वाला मानचित्र हो सकता है। आप देखो मानचित्र के ये वाला डायग्राम आप याद कर लो, उसके बाद में सभी समस्याओं का निदान है, ये अपने आप में सभी समस्या का निदान है। मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं यहीं पे मैं आपको सारा समझा दूंगी, उसके बाद में हम धीरे धीरे करके उसको वर्ग में डिवाइड करके आगे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, मापनी के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। स्केल के आधार पर मैप बनते हैं। तो पहला जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो हुआ है स्केल के बेस पर, मापनी के आधार पर। मापनी के आधार पर दो प्रकार के मैप बनते हैं, जिसमें पहला है वृत्त मापनी पर बना हुआ मैप और एक होता है लघु मापनी पर बना हुआ मैप, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो हम सीधा से समझ सकते हैं छोटा और बड़ा। पर इसमें समझना क्या है कि वृत्त मापक है, इसमें डिजिट है वो छोटी आएगी, और जो लघु लघु मापक है इसमें डिजिट बड़ी दिखेगी, जिसकी डिजिट आपको ज्यादा बड़ी दिखती है 1 के साथ में। जैसे देखो धरातल, स्केल क्या होता है सबसे पहले ही समझेंगे स्केल क्या होता है। धरातल पर कोई भी दो बिंदु है, जैसे दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी है, वो मान लीजिए कि 1000 मीटर है, या ऐसे समझ लो 1,00,000 सेंटीमीटर है, और मानचित्र पर आपको वही दूरी दिखानी है। तो आपको क्या करना है कि एक के साथ में, कि मानचित्र पर तो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, जबकि एक्चुअल लैंड पर जो दूरी है वो 1,00,000 सेंटीमीटर है। सेम सेम डिजिट दोनों तरफ होनी चाहिए, तभी वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकलता है। वही हम क्या करेंगे कि स्केल होता है, और एक स्केल लिया हमने 1:1,00,000, ठीक है। और दूसरा हमने दूरी डिसाइड की है बांग्लादेश और दिल्ली की। अब वहां क्या है कि 1:10 करोड़ या 1:10 लाख लगा लो, 1:10 लाख सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बांग्लादेश के बीच की दूरी, जो धरातल पर एक्चुअल दूरी है, तो वो ज्यादा है। अब उसी दूरी को आप एक बार मैप में दिखाएं, और एक आप दूरी दिखा रहे हैं दिल्ली अमृतसर। अब इस दौरान क्या होने वाला है कि जो बांग्लादेश और दिल्ली की दूरी है उस पे आपने मैप बनाया, और एक मैप बनाया आपने दिल्ली और अमृतसर के बीच में। तो जो मैप बड़ा बनेगा, देखो एरिया छोटा किसका है, दिल्ली अमृतसर के बीच का, तो उस एरिया को ज्यादा बड़ा करके दिखाया जाएगा, वो वृद्ध स्केल है। जबकि उसका मापनी कैसा है, छोटा है, मतलब जिसका डिजिट कैसा है, छोटा है, बट उस पे जो विस्तृत जानकारी आपको मिल रही है और विस्तृत व्यापक क्षेत्र दिखा रहे हैं। फिर कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा से बताती हूँ। वृत्त मापक और लघु मापक, जो वृत्त मापक होते हैं ये ऐसे मैप होते हैं जिनमें छोटे एरिया को इंफॉर्मेशन ज्यादा दिखाई जाती। क्लियर हुआ? अच्छा, और जो लघु स्केल वाला मैप होता है उसमें एरिया बड़ा ले लेते हैं। एरिया कैसा ले लेते हैं, बड़ा, तो उसकी इंफॉर्मेशन छोटी हमें दिखाई पड़ती है, वो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, ठीक है। तो जो दीवारी मानचित्र होते हैं, दीवारी मानचित्र होते हैं, और कौन से, एटलस वाले, जो हमारी बुक में बने हुए मानचित्र होते हैं ना, पूरे वर्ल्ड के मैप बने होते हैं, और दीवार पर भी वर्ल्ड का मैप बना हुआ होता है, वो सब क्या है, लघु मापक मानचित्र हैं।
जबकि वृत्त मापक मानचित्र कौन से हैं, जो किसी संपत्ति को लेकर के दो प्लाट के बीच का जो बंटवारा है उसको करना है आपको, और वो दो प्लाट आप दिखा रखे हैं। इवन की एक प्लाट, जैसे कि नक्शा बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, घर का जो डिजाइन आप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, वो किस में आएगा, वृत्त मापक में आएगा। अच्छा, फिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई इसके बीच में कैसे हम अंतर स्थापित करें वृत्त मापक और लघु मापक के बीच में। तो सीधी सी बात है कि 1:2.5 लाख 1:2,50,000 तक की स्केल पर बने हुए मैप तो वृत्त मापक पर है, जबकि इससे बड़े जो मैप वो क्या है, लघु मापनी पर बने हुए स्केल मैप है, मानचित्र है। आया समझ में? यहां सिर्फ आप इतना समझे, वृत्त मापक पर दो मानचित्र बनते हैं, पहला है भू संपत्ति मानचित्र और दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप। पहला कैडेस्ट्रियल, इसको कहते हैं इंग्लिश में कैडेस्ट्रियल मैप, भू संपत्ति कैडेस्ट्रियल मैप, और दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप। क्या समझ में आया? जो लार्ज स्केल पर बने हुए मैप होते हैं उसमें पहला होता है कैडेस्ट्रियल मैप और दूसरा होता है टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल में दोनों ही चीजें आएंगी, फिजिकल फीचर्स भी आएंगे और कल्चरल फीचर्स भी आएंगे। आपको नहर की लंबाई भी आप दिखा सकते हैं, आप झील की लंबाई दिखा सकते हैं, आप पर्वत की ऊंचाई दिखा सकते हैं, जितना भी आप दिखा सकते हैं। टोपोग्राफिकल लैंडस्केप्स के बारे में बना हुआ मैप जो होता है वो टोपोग्राफिकल मैप होता है, और वो कौन सा होता है, लार्ज स्केल पर बना हुआ मैप होता है। हुआ क्लियर? अच्छा, इसके बाद आ जाता है दीवारी मानचित्र, वॉल मैप और एटलस में। तो जो एटलस के अंदर बने हुए मैप होते हैं उसमें देखो बड़े बड़े एरियाज को लिया जाता है, पूरे विश्व को ले लिया, किसी बड़े महाद्वीप को आप दिखा रहे हैं, किसी बड़े महाद्वीप को आप शो कर रहे हैं, ठीक है। और दीवारी मानचित्र पर जैसे आपने भारत का पूरा मैप बनाया है, किसी एक कॉन्टिनेंट का बना देते हैं, किसी एक कंट्री का बना देते हैं, या फिर उस पूरा विश्व का मानचित्र बना हुआ होता है, वो वॉल मैप होते हैं। वॉल मैप, एटलस मैप जो स्मॉल स्केल पर बने हुए मैप होते हैं, जबकि लार्ज स्केल पर कैडेस्ट्रियल और टोपोग्राफिकल मैप। यही तक समझो। पहले स्केल के बेस पर दो प्रकार के मानचित्र बनते हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल के मैप जिसमें छोटा नंबर होता है, जैसे 1:5,000 तक के स्केल के मैप भी बनते हैं, 1:20,000 से फिर आपका लास्टली चला जाता है 1:2.5 लाख तक के मैप है, वो बनते हैं किसमें, लार्ज स्केल के ऊपर। अब देखो इसमें नंबर कैसा होता है, छोटा नंबर होता है। फिर छोटा नंबर होता है तो वो लार्ज स्केल मैप कैसे हुआ, तो समझना ऐसे है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है, ये वाला देखो, जो दीवारी मानचित्र होते हैं, एटलस मानचित्र होते हैं, वो 1:2.5 लाख से लेकर के और 1:10 लाख ले सकते हो आप, और 10 करोड़ तक के भी स्केल है वो इस मानचित्र पर स्केल पर मानचित्र बनते हैं। अब देखो, ये देखो, इनके बीच में आप कहेंगे कि ये तो छोटा नंबर है, फिर ये लार्ज स्केल मैप कैसे हुआ, तो ये जो संख्या है ये बटा में, मतलब भाग में। क्या समझे आप इसे, कि एक को हम कितने में तोड़ेंगे, 20,000 में तोड़े, और एक को 1 सेंटीमीटर को हम 10 लाख में तोड़े, तो उसके पीसेस हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे, वो टुकड़े बहुत छोटे छोटे होंगे। इट मीन्स ये स्मॉल स्केल मैप है। जबकि लार्ज स्केल मैप है, उस एक को आप विभाजित करेंगे किससे, 20,000 से, तो उसके 20,000 टुकड़े होंगे 1 सेंटीमीटर में। जबकि एक एक टुकड़े को आप 10 लाख में तोड़ोगे, या 2.5 लाख में, या 5 लाख में, या 50 लाख में, जितने भी बड़ा बड़ा जो पैमाना है उसमें आप तोड़ेंगे, क्योंकि एक के भाग में है, ये भाग में है तो एक के पार्टीशन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तो ऐसा है कि इसकी तो मैक्सिमम जानकारी है वो शो ही नहीं होती है मानचित्र। हो गया क्लियर, कि स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल जो कि छोटा नंबर होता है, जबकि लघु पैमाने पर बड़ा नंबर होता है। नंबर कैसा होता है, बड़ा नंबर। एरिया भी कैसा होता है, बड़ा। इंफॉर्मेशन कैसे होती है, कम। हो गया क्लियर, ये समझ में आया। पहला मापनी, स्केल के अकॉर्डिंग मैप कितने प्रकार का होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, अगला देखो, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, ये बनाया था ना हमने टॉपोग्राफिकल मैप,
अब इस टोपोग्राफी को दिखाने के लिए जो लैंडस्केप है, धरातल के फीचर्स को दिखाने के लिए हम अगर मैप बनाए तो कैसा बनाए? तो स्केल के आधार पर दो प्रकार से मैप बना दिए, और अगर हमें दिखाने हो धरातल के फीचर्स, धरातल के स्थलाकृतियां, तो किस प्रकार से दिखाएंगे? दो प्रकार से। पहला जो कि फिजिकल मैप, दूसरा कल्चरल मैप। फिजिकल मैप, अब देखो इसमें पहला है उच्चतादर्शी मानचित्र, इसको हिप्सोमेट्रिक मैप कहते हैं, और दूसरा है प्लेनीमेट्री मैप। अब क्या समझे आप? जो हिप्सोमेट्रिक मैप है उसमें हम टोपोग्राफी के फीचर्स को दिखाएंगे, उच्चावच को दिखाएंगे, ऊंचा भाग, पर्वत, पठार, मैदान, और डीप ओशंस के डीप तक का दिखाएंगे। तो ऐसी टोपोग्राफी दिखाएंगे जो फिजिकल लैंडफॉर्म्स को दिखाएगी, वो तो क्या है? हिप्सोमेट्रिक मैप है। उच्चतादर्शी, उच्चता मितीय या उच्चतादर्शीय मानचित्र है, और दूसरा है प्लेनीमेट्री मानचित्र। अब प्लेनीमेट्री मानचित्र क्या होता है? जिसमें हम धरातल के हॉरिजॉन्टल विशेषता दिखाएंगे, मतलब धरातल पर जो कल्चरल लैंडस्केप है उनको शो करेंगे, तो वो क्या है? प्लेनीमेट्रिक है। तो देख लो, उच्चतादर्शी मानचित्र, उच्चतादर्शी मानचित्र में हम क्या दिखाएंगे? उच्चावच दिखाएंगे। तो ये कौन सा है? भौगोलिक मैप, भौगोलिक मानचित्र है। और ये कैसा है? सांस्कृतिक मैप, सांस्कृतिक या राजनीतिक मैप। हुआ क्लियर? जैसा कि हम बहुत ही इजी वे से समझ सकते हैं कि धरातल पर दो प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं। पहला है जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको स्टडी कराएगा, वो उच्चतादर्शी मानचित्र है, और दूसरा प्लेनीमेट्रिक है। प्लेनीमेट्रिक में हम कल्चरल लैंडस्केप को देखेंगे। आ गया इतना समझ में? दूसरा वर्गीकरण संपन्न हो गया। तीसरा देखो, उद्देश्य और अंतर वस्तु के आधार, यूजेस क्या है भाई, हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम मैप बनाते हैं। पहला हमारी आवश्यकता है कि हमने पढ़ना है क्या? पर्वत, पठार, नदियां, तालाब, सॉरी, पर्वत, पठार, मैदान, ऐसे फिजिकल फीचर्स को रीड करना है तो फिजिकल मैप बनाएंगे हम। कल्चरल लैंडस्केप को पढ़ना है, जैसे आदिवास, मानव बस्ती पढ़नी है, सांस्कृतिक विशेषता पढ़नी है, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आदि विशेषताओं को पढ़ना है तो हम कल्चरल मैप बनाएंगे। फिर जनसंख्या को रीड आउट करना है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हमें देखना है, समय के अनुसार पहले कितने लोग थे, अब कितने हैं, एट प्रेजेंट में जो जनगणना होती है उसके बाद में जनसंख्या का मानचित्र बनाना है, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम पॉपुलेशन मैप बनाएंगे। ठीक है, डॉट मेथड से हम दिखाते हैं इसको। अगला देखो, समदिक्पाती। समदिक्पाती जो आपको क्या दिखाएगा? चुंबकीय जो रेखाएं हैं उन उनके कोण को एक दो स्थान जो समदिक्पाती मानचित्र दिशा, चुंबकीय दिशा को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। अगला देखो, ये सर्वेइंग में काम आता है, समदिक्पाती नेविगेशन में काम आते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल मैप बनाते हैं। तो पॉलिटिकल मैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक स्थान है, एक नगर है, उस नगर की दूसरे नगर के साथ में सीमा क्या है, प्रतिभूमि कौन सी है, उसके बीच में लैंड यूज क्या है, ठीक है, राज्य और राज्य की राजनीतिक सीमाएं, और सामरिक महत्व की बनने वाली सैन्य मानचित्र। अब सामरिक विशेषता के लिए, जियो स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए सैन्य मानचित्र बनाए जाते हैं। हिस्टोरिकल मैप, हमें पहले की हिस्ट्री जाननी है, किसी भी वस्तु की विशेषता हमें जाननी है बैक की, तो उसके लिए हम ऐतिहासिक मानचित्र बनाएंगे, और औद्योगिक मानचित्र बनाएंगे, इंडस्ट्री को लेकर के, माइनिंग लेकर के, खनिज और खदानों की विशेषता जानने के लिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये कितने भी मैप बना लो आप, इसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई स्केल दो ही प्रकार का रहेगा या फिर ऐसे स्थलाकृति के आधार पर दो ही प्रकार का मैप रहेगा, नहीं। यहाँ पे हम उद्देश्य के अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें, जैसे इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि मुझे तो टूरिस्ट मैप बनाना है, तो आप टूरिस्ट मैप बना सकते हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्ट का मैप बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का बनाना चाहते हैं, रश का बनाना चाहते हैं, व्हीकल्स के ट्रैफिक जाम पर आप मैप बनाना चाहते हैं, तो जैसा आपको उद्देश्य है, जैसा आपके लिए यूजफुल है, वैसे ही आप मैप बना सकते हो। तो उद्देश्य के आधार पर बहुत सारे मैप बन सकते हैं। अगला देखो, रचना शैली के अनुसार। रचना शैली, मानचित्र को हम बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार से हम बनाते हैं, मानचित्र को दो प्रकार से बनाते, मतलब बनाने की विधि के अनुसार, रचना शैली के अनुसार। रचना शैली के अनुसार हम मानचित्र को दो प्रकार से बना सकते हैं।
पहला एक ऐसा मैप रहेगा जो किसी भी वस्तु की गुण को दर्शाएगा, जैसे गुण को दिखाएगा, क्वालिटी को बताएगा, जैसे कि ज्यादा सूखा क्षेत्र है, कम सूखा क्षेत्र है, क्लियर हुआ। अब इसमें ये नहीं बताया कि कितना सूखा क्षेत्र है, वो उससे कितना ज्यादा सूखा क्षेत्र है, नहीं, आपको एक घनत्व दर्शाने के लिए, है ना, किसी क्षेत्र पर जब हम बनाते हैं जो गुणात्मक मानचित्र, तो किसी भी वस्तु का गुण दिखाते हैं, वो गुणात्मक मानचित्र होते हैं, और दूसरा होता है मात्रात्मक मानचित्र, इसमें संख्या यूज कर ली जाएगी। तो स्टैटिस्टिकल विशेषताओं पर बना हुआ मैप वो कौन सा होता है, मात्रात्मक मानचित्र होता है, और इसमें आपको दिखाया जाता है पॉपुलेशन के मैप आपको बनाने हैं। अब ये नहीं है कि ये मैप इसमें बन गया तो ये इसमें नहीं बनेगा, पॉपुलेशन का मैप इसी में बनेगा, नहीं, देखो मानचित्र तो मानचित्र ही होता है, बट हम उसको अगर प्रकार के आधार पर बांटे तो अलग अलग बेस हमने लिए हैं। पहला बेस ले लिया स्केल के आधार पर, दूसरा ले लिया टोपोग्राफिकल फिजिकल जो लैंडस्केप है या कल्चरल लैंडस्केप शो करने के लिए, अगला उद्देश्य के आधार पर ले लिया, और अगला रचना शैली के आधार पर हम दिखा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के मैप बनते हैं, इसमें गुणात्मक और मानचित्र बनते हैं, गुणात्मक मानचित्र मात्रात्मक मानचित्र बनते हैं। तो अब देखो यहां तक समझ में आया मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, तो मानचित्र के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। पहला है स्केल के आधार पर दो प्रकार के मानचित्र हैं, जिसमें कैडेस्ट्रियल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, वॉल मैप, एटलस मैप, ठीक है, सबसे बड़ा। अब ये जो मापने के आधार पर जो मानचित्र है उसमें सबसे छोटा, सबसे छोटे क्षेत्र को दिखाने के लिए, बारीकी से दिखाने के लिए हम कैडेस्ट्रियल मैप बनाते हैं। तो सबसे जो बड़े स्केल का मानचित्र है वो कैडेस्ट्रियल मैप है, उससे छोटा स्केल किसका हो जाता है, टोपोग्राफिकल का हो जाता है, उससे छोटा स्केल किसका हो जाता है, वॉल मैप का हो जाता है, और उससे छोटा स्केल एटलस मैप का हो जाता है। आया समझ में, कैडेस्ट्रियल, टोपोग्राफिकल, वॉल मैप और एटलस मैप, ये याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और सीधा सा सिंपल, आप कई बार उलझे रहते हैं उसमें कि टोपोग्राफिकल, वॉल मैप, एटलस मैप, या कौन सा या कौन सा। सीधी सी बात है, ये सीरीज आप याद रख लो, कैडेस्ट्रियल, टोपोग्राफिकल, वॉल मैप और एटलस मैप। आगे देखो, जो लैंडस्केप्स के पिक्चर्स हैं उनको दिखाने के लिए मानचित्र दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है हिप्सोमेट्रिक मैप और दूसरा है प्लेनीमेट्रिक मैप। हिप्सोमेट्रिक जिसमें उच्चावच को दिखाएंगे, पर्वत पठार मैदान के धरातल के पिक्चर्स को दिखाएंगे, और दूसरा है प्लेनीमेट्रिक, प्लेन पर कौन रहते हैं, लोग रहते हैं। लोग रहते हैं तो वो कौन से कार्य करते हैं, कौन सी उसकी भाषा है, शैली कौन सी है, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनकी भाषा शैली, धर्म कैसा है, समुदाय कैसे हैं, कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, इस तरह के मैप जो बनाए जाते हैं वो सभी क्या है, कल्चरल मैप है। क्लियर हुआ। अगला देखो, उद्देश्य के आधार पर बहुत सारे मैप है, जैसा आपकी इच्छा है, जैसा आपका काम करना है आपको, वैसा आप मैप बना सकते हैं रचना शैली के अनुसार। क्वालिटी दिखाने वाला मैप और एक होता है क्वांटिटी दिखाने वाला मैप। क्लियर हुआ, आगे चले। वही दिखा रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, लार्ज स्केल मैप, कैडेस्ट्रियल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, वॉल मैप एंड एटलस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पर फिजिकल मैप एंड कल्चरल मैप। फिजिकल मैप, रिलीफ का मैप बनाएंगे, जियोलॉजिकल मैप, क्लाइमेट के मैप, सॉइल के मैप, जितना भी उच्चावच दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं वो फिजिकल मैप्स में है। कल्चरल मैप देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसको आप क्या कहेंगे, ये हिप्सोमेट्रिक मैप भी होते हैं और ये कल्चरल मैप।
पॉलिटिकल मैप, पॉपुलेशन मैप, इकोनॉमिक मैप और ट्रांसपोर्ट वाले मैप। मानचित्र का वर्गीकरण मापनी के अनुसार, पहला है बड़ी मापनी के मानचित्र और दूसरा है छोटी मापनी के मानचित्र। तो पहले हम इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। वृहद स्केल पर बने हुए मैप कौन से होते हैं? पहला है कैडेस्ट्रियल मैप और दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप। स्केल की हम बात करें तो बड़े पैमाने वाला जो स्केल है, जिसकी मापनी और जिसका नंबर कैसा होता है? छोटा होता है। फिर आ जाता है इसमें कैडेस्ट्रियल मैप। जो कैडेस्ट्रियल मैप को भू संपत्ति मानचित्र भी कहते हैं। भू संपत्ति मानचित्र, जिसमें आपकी संपत्ति कितनी है, कितने प्लॉट हैं आपके, और क्या क्या आपके राज्य के, हम नगर के और ग्रामीण, ऐसे लिखो इसको, पहले ग्रामीण और फिर नगर। अब देखो, जो अर्बन एरिया है, अर्बन और रूरल, ग्रामीण मानचित्र और शहरी मानचित्र दोनों किस पे बनते हैं? लार्ज स्केल मैप पर बनते हैं, जो कैसे होते हैं? कैडेस्ट्रियल मैप होते हैं। अगला देखो टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं। जो स्थलाकृतिक मैप किस पे बनते हैं? स्थलाकृतिक मैप बनते हैं 1:2.5 लाख। हो गया समस्या का निराकरण? 1:2.5 लाख तक, 1:50,000 से लेकर के 1:2.5 लाख तक का जो मैप बनेगा वो टोपोग्राफिकल मैप रहेगा। ये किससे स्टार्ट होता है? 1:50,000 से लेकर 2.5 लाख तक का मैप किसमें बनेगा? टोपोग्राफिकल मैप बनेंगे। जबकि स्मॉल स्केल के मैप में दो प्रकार के हैं। वो स्मॉल स्केल के मैप दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला देखो, वोल मैप, दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र किस पे बनेगा? 1:2.5 लाख से लेकर के इससे ज्यादा 1:10 लाख तक का बनेगा। हो गया? तो कितना भी बन सकता है दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र हो गया। और दूसरा कौन सा है? एटलस। एटलस मैप, ठीक है। पहला कैडेस्ट्रियल, दूसरा टोपोग्राफिकल, फिर वॉल मैप और एटलस मैप, सभी को मिलाकर के हमने बना दिया स्केल के अकॉर्डिंग मैप। तो सबसे छोटा एरिया दिखाएंगे, ज्यादा जानकारी देंगे, व्यापक बड़ा स्केल रहेगा, तो वो है कैडेस्ट्रियल, फिर टोपोग्राफिकल, फिर वॉल मैप और फिर एटलस। अभी देखेंगे इसको। ये आ गया पहला कैडेस्ट्रियल मानचित्र। कैडेस्ट्रियल वर्ड है वो किसका है? फ्रेंच लैंग्वेज का है, जिसमें कैडेस्ट्रिया से लिया है, जिसका मीन है भूमि की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन। अब देखो, वो रजिस्टर है ना, भूमि की संपत्ति, किसकी कितनी संपत्ति है उसका एक रजिस्टर होता है। वो मैप ही क्या है? कैडेस्ट्रियल मैप है। मानचित्र कृषि भूमि की सीमाएं, जो खेत की बाउंड्रीज हैं, घर की सीमाएं हैं, सड़क कितनी है, किस किनारे पर जाकर के कौन सा घर बना हुआ है, इवन की ये सब लेखा जोखा किसमें होता है? कैडेस्ट्रियल मैप में होता है। तो शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित घरों की योजना दिखाने के लिए, और गांव की भूमि, जो खेत की भूमि है और घर की सीमा है, उन सभी को दिखाने के लिए कैडेस्ट्रियल मैप बनाए जाते हैं। राजस्व वसूली के लिए, कर निर्धारण के लिए सरकार द्वारा ये बनाए जाते हैं। हाँ, जो आप देखते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में हो या रूरल या अर्बन, दोनों ही एरियाज में कहते हैं ना कि ये तो सरकारी जमीन है। तो उस सरकारी जमीन पर कोई अगर अपना कार्य कर रहा होता है तो उस समय वहां से कर निर्धारण किए जाते हैं, राजस्व वसूली की जाती है, उसके लिए कैडेस्ट्रियल मैप बनाए जाते हैं। खेत की सीमा, भूखंड, संपत्ति की मालिकाना स्थिति, किसके कौन से जमीन नाम है,
ऐसा कैडेस्ट्रियल मैप पर बनाया जाता है, उसमें सीमाएं दिखाई जाती हैं। आप देखो बहुत सटीक और विस्तृत जानकारी होती है, इसमें कोई एक भी इतना सा इतना नहीं होता है। मतलब ये है कि किसी का घर है, कहते हैं ना इंतकाल हो गए, इंतकाल चढ़ाते हैं और उसके ऊपर एक भूमि है, उस भूमि पर मालिकाना किसका हक है, तो उस पर सीमाएं बनी हुई होती हैं। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत सटीक जानकारी प्रदान की जाती है कैडेस्ट्रियल मैप के द्वारा। एक एक खेत का, गली का, प्लॉट का, घर का, सभी का एक सिस्टमेटिक अभिलेख होता है। भूमि सुधार के लिए, मुआवजा देने के लिए, अदालती मामलों में यूज किया जाता है कैडेस्ट्रियल मैप। अब दो सीमाओं के बीच में, दो घरों के बीच में, दो प्लाट के बीच में कोई भी विवाद है तो अदालत में जो मुद्दा है उसको सुलझाने के लिए उसी मैप का सहारा लिया जाता है। किसका? कैडेस्ट्रियल मैप का। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके मे बी कि जो कैडेस्ट्रियल मैप होता है वो एक व्यक्ति के नाम जितनी जमीन है उसको उसका हक दिलाने में, और जो सरकारी जमीन है तो फिर सरकारी का मुआवजा लेने के सरकारी का कर लेने के लिए, और किसी का खेत है और उसमें जो हानि हुई है और उसका मुआवजा दिलाने के लिए कैडेस्ट्रियल मैप यूज किया जाता है। तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करने के लिए तो फिर हमें बहुत बारीकी से जांच करनी जरूरी है। तो बारीकी से जांच किससे होती है? कैडेस्ट्रियल से होती है। स्केल देख लो, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में खेत की जो सीमाएं हैं उन पर बना हुआ खेत की सीमाएं, प्लाट की बाउंड्री, घर की बाउंड्री, सड़क के बीच में एरिया कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्र पर बनने वाले ग्रामीण क्षेत्र के मानचित्र बनते हैं 1:4000 की स्केल पर बनते हैं। और शहरी क्षेत्र का मानचित्र बनता है अर्बन प्लानिंग के लिए, वो बनता है 1:2000। मतलब ये कि अर्बन एरिया का और भी बारीकी से बनता है और ग्रामीण का फिर भी। तो कैडेस्ट्रियल में भी दो पार्ट बन गए, किसके? अर्बन और रूरल के। तो अर्बन पहले, रूरल बाद में। ठीक है, कैडेस्ट्रियल में अर्बन पहले, जो लार्ज स्केल है। अब देखो अर्बन और रूरल में आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो लार्ज स्केल मैप है वो कौन सा है, तो अर्बन वाला है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के लिए, पटवारी द्वारा तैयार खेत का नक्शा और नगर निगम के द्वारा नगर शहरी प्लान के लिए विभाग के द्वारा बनाए गए जो भी प्लाट के मैप होते हैं। ठीक है, कोई भी एक शहरी क्षेत्र में जो प्लॉटिंग की जाती है, आपको पता है वो जो प्लाटिंग की जाती है उसमें अब एक रास्ता छोड़ा जाता है, उसके बाद पार्क की भूमि छोड़ी जाती है, उसमें स्लोप को भी देखा जाता है, साथ में एक प्लाट की जो बाउंड्री है उसके आसपास में कोई खाली क्षेत्र छोड़ना है या फिर सड़क के बीच में जो भूमि है उसको देखना है। तो इस प्रकार से एक बना हुआ होता है ना खाका। ये क्या होता है कि प्लॉटिंग करने के लिए पहले ये रॉ मैप बनाया जाता है भाई, और ये कैडेस्ट्रियल मैप होते हैं जिसमें सड़क वगैरह सभी को दिखाया हुआ होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ो। कैडेस्ट्रियल मैप नंबर 1, टोपोग्राफिकल मैप नंबर 2। टोपोग्राफिकल मैप दोनों ही प्रकार के होते हैं, चाहे तो वो फिजिकल हो चाहे वो कल्चरल हो, लेकिन हमने देखना है लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म के मैप बनते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही विशेषताओं के हो सकते हैं। अब रिलीफ को हम दिखाएं, ऊंचाई को निचाई को रिलीफ दिखाएंगे, जल की निकासी को दिखाएंगे, नदियां और वन क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, गांव की सड़क को, रेलवे, डाकघर, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी जो कल्चरल और फिजिकल सभी फीचर्स होते हैं उन सभी को दर्शाने के लिए हम टोपोग्राफिकल मैप बनाते हैं। हुआ क्लियर? टोपोग्राफिकल मैप बनाए जाते हैं। मेन उद्देश्य क्या है कि भूगोल में टोपोग्राफिकल मैप बनाए जाते हैं सैन्य एक्टिविटी को, योजना निर्माण के लिए, रिसर्च के लिए, क्षेत्र की भूमि की आकृति को और उसके उपयोग को समझने में ये मैप हमारी हेल्प करता है। भौगोलिक आकृति इसमें दिखाई जाती है, जो फिजिकल टेरेन है और मानवीय संरचना का मिश्रण दोनों ही है। टोपोग्राफिकल और फिजिकल दोनों ही मैप इसमें बनते हैं। आकृति की रेखाएं, कंटूर लाइंस के द्वारा हम हाइट को दिखाते हैं। बहुउद्देश्य योजना के लिए, प्रशासनिक, जो शिक्षा के लिए भूगोल बनाए जाते हैं, जो प्रशासन के प्रशासनिक खंड में जो वितरण है, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अन्य संस्थाएं
आगे देखो हॉस्पिटलिटी के लिए, तो भारत में सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया और नाटमो जिसको कहते हैं वो होता है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में नक्शे बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं। क्या हुआ? इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट और नाटमो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग 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 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। हुआ? अब देखो सामान्य मापने की रेंज क्या होती है टोपोग्राफिकल मैप की, तो 1:50,000 से लेकर के 1:2.5 लाख या 1:2,50,000 के स्केल पर ये मैप बनते हैं। और इसके वितरण का स्तर बड़ी मापनी होगी इसमें 1:50,000, और इसमें और छोटी मापनी होगी वो कौन सी होगी? 1:2,50,000। क्योंकि संख्या किसमें है? भाग में है। भाग में है तो एक एक के कितने टुकड़े करेंगे हम? 2,50,000 टुकड़े करेंगे तो दिखेगा ही नहीं मैप पे कुछ जानकारी। और यहाँ देखो 1:50,000, 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा करेंगे कितना? 50,000। अच्छे से समझ में आया? तो बड़ी मापनी लार्ज स्केल अधिक वितरण दिखाए जाते हैं जिसमें गांव का, सड़क का, नहर, पहाड़, कुछ भी स्पेसिफिक जानकारी। आप देखो छोटी मापक स्केल होता है उस पर बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है, बड़ा क्षेत्र ले लिया तो बड़े क्षेत्र में तो वो बहुत छोटे छोटे फीचर्स दिखते हैं, तो वितरण कम होता है, स्केल छोटा होता है, जानकारी कम होती है। इस वाले स्केल की क्या यूज है? तो देखो बड़े मापनी जैसे 1:50,000 पे अर्बन प्लानिंग के लिए, देखो बड़े शहर की योजना तैयार करने के लिए, सैन्य कार्य के लिए बड़े एरिया को, जैसे कि कोई एक देश है उसकी सभी सीमाओं को एक एक ही स्टेप में देखने के लिए हमें इस मैप की जरूरत होती है। मध्यम मापनी, इसमें देखो इसमें भी 3 मापनी इसमें कैटेगरी बना दी है टोपोग्राफिकल सीट की, कि 1:50,000 पर तो सैन्य वाले बनाएंगे, योजना मानचित्र बनाएंगे, जो सैन्य मैप बनाएंगे और योजना मानचित्र बनाएंगे। अब देखो सैन्य मानचित्र जो बनते हैं ना वो 3 प्रकार से बनते हैं सैन्य मानचित्र। जो 1:10 लाख पे बना, 1:10 लाख से 5 लाख पर बना, और 1:5 लाख पे बन गया, 1:10 लाख पे बन गया, और 1:10 लाख से ज्यादा। ये स्मॉल स्केल मैप, ये लार्ज स्केल मैप हुआ। तो सामान्य मानचित्र, सामान्य सैनिक मानचित्र बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं 1:10 लाख पे। फिर हमें और भी कोई गुप्त जानकारी लेनी है और स्ट्रेटेजी प्लान करनी है तो उसमें रणनीतिक मैप बनाए जाते हैं। रणनीतिक, कोई सेना के द्वारा कोई भी रणनीति प्लान की जाती है तो मैप बनाए जाते हैं 1:10 लाख पे। और फिर देखो हमें अगर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है दो देशों की बाउंड्री के बीच में, और वहां पर आपको एक सटीक निगरानी वाली जो स्थिति है उसमें आप मैप बनाएंगे, तो वो कौन से बनाएंगे? 1:5 लाख पे। तो सामरिक महत्व के लिए बनाएंगे वो मैप बनेगा 1:5 लाख पर बनता है। वो क्लियर? सैन्य मैप। आप देखो मध्यम स्केल पर 1:1 लाख पर बन गया, वो क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए मैप बनते हैं। आगे देखो छोटे स्केल पर बने 1:2,50,000 जिसमें राज्य का और किसी देश का नक्शा बनता है, वो ये मैप बनता है। टोपोग्राफिकल मैप में हम किसी भी फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं, तो उसमें हम हाइट को दिखा देते हैं जैसे कंटूर लाइंस के द्वारा। समुच्चय रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो बराबर ढाल को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। तो इसमें देखो कि जब हम स्लोप को दिखाएंगे या हाइट को दिखा रहे हैं तो कंटूर लाइंस के द्वारा दिखाए जाने वाले मानचित्र टोपोग्राफिकल होते हैं। होता क्या है कि जहां ये समुच्चय रेखाओं के बीच में दूरी कम होती है, समुच्चय रेखाएं पास पास होती है, तो इसका मतलब है कि स्टीप स्लोप है, ढाल है वो खड़ा है, तीव्र ढाल। स्लोप कैसा है? हाई है।
ठीक है, आ गया क्लियरली समझ में। अब आप कहेंगे कि मैप पर ये तो चित्र बनाया हमने 3D वाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो कंटूर लाइंस पर मैप बनता है तो ऐसे बनता है, और इसमें बादामी कलर से आपको जो लाइनें दिखाई पड़ रही हैं वो क्या है, स्लोप को दिखा रही है, हाइट को दिखा रही है, तो वो कंटूर लाइंस होती हैं। और कंटूर लाइंस में जहां कंटूर लाइंस डार्क डार्क मतलब जहां आपको ज्यादा दिखा रही है, बारीक बारीक और सघनता के साथ में है, वहां पर ऊंचाई अधिक है। तो जेंटल स्लोप कंटूर लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और स्टीप स्लोप जहां पर कंटूर लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है। अब देखिए प्लान मैप या टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्लान मैप कौन सा बनेगा, उद्देश्य के आधार पर एक सीमित क्षेत्र का वितरण दिखाएंगे। टोपोग्राफिकल मानचित्र बनाएंगे तो उसमें विस्तृत भूभाग का वितरण करते हैं। ठीक है, बिंदु देखो इसमें स्केल स्केल कितना होता है, 1:500 से लेकर के 1:500 से 1:1000, 1:2000, 1:5000। और टोपोग्राफिकल मैप किस पे बनेगा, टोपोग्राफिकल मैप बन जाएगा फिर किस पे, 1:10,000 से 1:25,000, 50,000, 1,00,000 और 1:2 लाख या 2.5 लाख। हो गया। आगे देखो प्रस्तुति किसके द्वारा प्रस्तुति की जाती है। प्लान मैप जब बनते हैं तो वो रेखांकन ड्राइंग ड्राइंग के रूप में बनते हैं, जबकि टोपोग्राफिकल मैप मानचित्र निर्माण की तरह ही बनते हैं, प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग। आप देखो जो प्राकृतिक वितरण, प्लान मैप पे प्राकृतिक वितरण कैसा होता है, बहुत कम या होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सारा संपत्ति मानचित्र बनता है। और इस तरह से टोपोग्राफिकल मैप होता है, इसमें विस्तृत तत्व सभी फिजिकल फीचर्स, क्योंकि टोपोग्राफिकल में हम फिजिकल और कल्चरल दोनों लैंडस्केप को देखेंगे, तो इसमें भरपूर इंफॉर्मेशन किसकी होती है, टोपोग्राफिकल विस्तृत प्राकृतिक जानकारी होती है। अगला देखो संरचनात्मक वितरण कैसा होता है। संरचनात्मक वितरण प्लान मैप पर होता है तो भवन, घर दिखाते हैं, सड़क दिखाते हैं, दीवार दिखाते हैं, पाइपलाइन के द्वारा दिखाएंगे प्लान मैप। जबकि टोपोग्राफिकल मैप में हम कल्चरल और फिजिकल दोनों ही पिक्चर्स को दिखाते हैं। प्राकृतिक विशेषताएं होती ही नहीं है, और टोपोग्राफिकल में प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर मैप बनता है। यूजेस क्या है, अर्बन और रूरल प्लानिंग के लिए, अर्बन और रूरल एरिया की जानकारी देने के लिए, निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए प्लान मैप तैयार किए जाते हैं। प्लान मैप का आप मतलब समझ गए ना, वो नक्शा सर्वेक्षण के माध्यम से जो नक्शा बनता है वो वाला। अब देखो टोपोग्राफिकल मानचित्र है वो भूगोल का अध्ययन करने के लिए, सैन्य प्रशासनिक टोपोग्राफिकल जिसमें हम कल्चरल और फिजिकल दोनों का ही स्टडी करते हैं। विस्तार क्षेत्र, प्लान मैप का विस्तार क्षेत्र छोटा होता है ना, और उसमें ज्यादा जानकारी दिखाई जाती है, जबकि टोपोग्राफिकल मैप में बड़ा एरिया होता है, कम फीचर्स को दिखाते हैं। फीचर्स है वो कल्चरल और फिजिकल दोनों ही फीचर्स को ज्यादा लार्ज मात्रा में, ज्यादा मात्रा में फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन कम होती है। और बड़ा स्केल वाला मतलब छोटा स्केल वाला और बड़े नंबर वाला मैप होता है। अब आ जाइए छोटी मापनी के मानचित्र होते हैं। छोटी मापनी के मानचित्र, ये बड़ी स्केल वाले मानचित्र हमने पढ़ लिए, पहला है कैडेस्ट्रियल, दूसरा है टोपोग्राफिकल। आप देखो स्मॉल स्केल के मैप, स्मॉल स्केल के मैप है वो भी दो प्रकार के होते हैं भाई, जिसमें क्या होता है वॉल मैप और एटलस मैप। तो जो स्मॉल स्केल के मैप है वो बड़े एरिया को कम वितरण के साथ दर्शाते हैं। स्मॉल स्केल के मैप है, एरिया बड़ा है, नंबर है वो कैसा है, बड़ा है, बट इंफॉर्मेशन है वो कम है। विशेषता है इसमें विवरण कम दिखाया जाता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, जानकारी कम होती है। मापने की सीमा, स्केल का रेंज क्या रहेगा इसमें, 1:2,50,000 से बड़े सारे मैप बनेंगे। क्या करेंगे आप कि जो स्मॉल स्केल मैप है और एक लार्ज स्केल मैप है, स्मॉल स्केल के मैप है वो 1:2,50,000 से ऊपर बने, वो तो क्या है लार्ज स्मॉल स्केल मैप है। जबकि 1:2,50,000 से नीचे बनने वाले या 2,50,000 तक बनने वाले टोपोग्राफिकल मैप लास्ट है ना। टोपोग्राफिकल मैप 1:2,50,000 पर बनता है, उससे नीचे बनेंगे वो सारे क्या है लार्ज स्केल मैप है।
जबकि 1:2.5 लाख से ऊपर बने मैप है वो क्या है, स्मॉल स्केल मैप है। वॉल मैप, वॉल मैप बड़े आकार के मानचित्र होते हैं, दीवार पर टांगे जाते हैं और अध्ययन के लिए, शिक्षण के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, है ना, हम इसको यूज करते हैं वर्ल्ड की जानकारी के लिए। मापनीय स्केल कैसी होती है, तो स्थलाकृतिक मानचित्र से छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं, लेकिन एटलस मानचित्र उससे से बड़ी मापनी पर बनते हैं। अब अगर इसी में हम देखें कि जो छोटी मापनी वाले मानचित्र हैं उसमें भी एटलस और वॉल को देखें, तो एटलस से तो कैसी है, बड़ी है मापनी। विषय वस्तु महाद्वीप को दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे, किसी राज्य की जलवायु मानचित्र, समुद्र, पर्वत, पठार, नदियां, वन या जनसंख्या के वितरण को भी दिखाया जाता है। लेकिन एरिया कैसा रहेगा, देखो ये सभी पिक्चर्स दिखा देंगे हम, कोई बात नहीं है, बट क्या रहेगा कि एरिया हमेशा ही बड़ा रहेगा। किससे, टोपोग्राफिकल से बड़ा रहेगा भाई। तो टोपोग्राफिकल से बड़ा एरिया, वॉल मैप, दीवार के ऊपर मानचित्र हम बनाते हैं तो उसमें कोई देश की सीमा, देश को हम दिखा सकते हैं, विभिन्न देशों को दिखा सकते हैं, सभी विश्व की नदियां दिखा सकते हैं, किसी देश के अंदर की नदियां दिखा सकते हैं, वो सभी क्या है, वॉल मैप में होते हैं। इसका पर्पज और लक्ष्य क्या है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी प्रदर्शित करने, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रदर्शनी और शिक्षण के लिए यूज किया जाता है। लचीली मापनी होती है, इसमें बदल सकते हैं आप, इस मापने की आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है स्केल को। सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए वॉल मैप कितने पे होते हैं, 1:15 लाख से लेकर के 1:50 लाख तक की मापनी पर बनते हैं। ठीक है, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा जो बनाए जाते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो मानचित्र बनाए जाते हैं, वो 1:15 लाख से लेकर के 1:50,000 तक के मैप है वो बनाए जाते हैं। कौन से, वॉल मैप, दीवारों पर टांगने वाले जो मानचित्र होते हैं वो 1:15 लाख से लेकर के 1:50 लाख तक के पैमाने पर बने हुए मैप होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप, इंडियन रेलवे, इंडियन पाइपलाइन, सड़क लाइन, और राज्य की राजनीतिक सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य की राजधानियां, वो सभी आप दिखाए हुए होते हैं। तो वो जो राजनीतिक मैप बनता है, तो राजनीतिक वॉल मैप जिसमें राज्य की सीमाएं, जिसमें इंडिया का क्या करेंगे, इंडिया का मैप दीवार पर टंगा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, राज्य की सीमाएं और देश के अन्य देशों के साथ में लगी हुई सीमाएं दिखा देगा, और राज्य के आंतरिक जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन सभी की बाउंड्री को इसमें दिखाया जाता है। अब देखो फिजिकल वॉल मैप, जो फिजिकल मैप होता है उसमें देखो पर्वत दिखा के, नदी को दिखाया, पठार को दिखाया, मरुस्थल दिखाए, मैदानी क्षेत्र दिखाया, कोस्टल प्लेन दिखाया, कोई आइलैंड वाला एरिया दिखाया है। अब देखो जलवायु के भी वॉल मैप बनते हैं, तो पूरे क्षेत्र की जलवायु, जैसे कि कोपेन के द्वारा क्लासिफाई किया गया पूरी इंडियन क्लाइमेट का, तो इंडिया के सभी स्टेट की जो क्लाइमेट है उनको हम दिखाते हैं। तो देश के अंदर का कुछ भी दिखाओ, विश्व का दिखाओ और देश का दिखाओ, दीवार पर टंगा हुआ मानचित्र है, इंफॉर्मेशन उसमें फिर भी कम रहती है बजाय की टोपोग्राफिकल से, क्योंकि इसमें देखो पूरा एरिया है वो पूरे देश का है, और उसके आंतरिक क्षेत्रों में राज्य की राजनीतिक सीमा हो तो राजनीतिक मैप हो गया, फिजिकल विशेषता हो गई वो फिजिकल वॉल मैप हो गया, जलवायु विशेषता दिखा रहे हैं देश के अंदर की, वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि का वितरण दिखा दिया तो जलवायु मानचित्र हो गया। अब इसमें ये नहीं है कि केवल और केवल वर्षा वर्षा दिखाएंगे आप, नहीं, इसमें आप ये दिखाएंगे तापमान का भी वितरण दिखा सकते हैं, वर्षा का भी दिखा सकते हैं। एक जैसे पूरे इंडिया का इंटरपोलेशन मेथड से आइसोथर्म लाइन बना सकते हैं, इसके द्वारा हम संवर्षा रेखा बना सकते हैं। जनसंख्या के वॉल मैप बनते हैं, पॉपुलेशन के वॉल मैप बनेंगे वो किससे, जनसंख्या की घनत्व दिखा दिया, भाषा, धर्म इत्यादि जितनी भी कल्चरल लैंडस्केप हैं वो सभी को हम वॉल मैप पे दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत का भौगोलिक वॉल मैप हो गया, और भारत का ही राजनीतिक हो गया, विश्व का राजनीतिक हो गया, या विश्व का राजनीतिक हो गया, या भारत का फिजिकल हो गया, कुछ भी समझो। एक देश का या फिर विश्व का मानचित्र बनाना, वो दोनों ही किस पर बनते हैं, वॉल मैप होते हैं, दोनों वॉल मैप होते हैं, और उसमें हम कल्चरल और फिजिकल दोनों ही लैंडस्केप को दिखाते हैं। मामला फिनिश हो गया, आगे चलो।
ये है दीवारी मानचित्र, है क्या? आपके पास भी लगे होंगे, देखो दीवार पे। तो दीवारी मानचित्र ऐसा होता है, इंडियन पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। अब इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें भारत की अन्य आसपास के देशों से लगती हुई सीमा दिखा दी, आंतरिक सीमाएं दिखा दी, और जितने भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, रेलवे ट्रैक इन इंडिया, सड़क मार्ग दिखाए हैं, पाइपलाइन दिखाई है, राज्य की राजधानी दिखाई है, और राज्य के आंतरिक जो इकाइयां हैं उन सभी को भी आप इसमें दिखा रहे हैं। तो वो इंडियन पॉलिटिकल मैप है। जबकि वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप भी आपको दिखाते हैं, जिसमें वर्ल्ड के मोन्यूमेंट दिखा दिया आपने, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनको दिखा दिया, उन कंट्रीज के बीच की बाउंड्री दिखा दी, लेकिन इसमें हम वो नहीं दिखा पा रहे क्या, राज्य के अंदर, इसके किस देश के अंदर। अब देखो ये जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर सिर्फ देश दिखा रखे हैं, और इसके जो मेजर जो राज्य हैं उनको हम नहीं दिखा पाते हैं। हुआ तो जितना स्केल की घटने या बढ़ने के कारण से ऐसा होता है। तो ये वॉल मैप है। अब आ जाओ एटलस मैप पे। एटलस मैप देखा है आपने, ऑक्सफोर्ड एटलस देखी होगी, जिसमें आप देखते हैं ना कि एक विश्व का देखेंगे, फिर एक किसी कॉन्टिनेंट का देखते हैं, उसकी जो फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप है उन सभी की जानकारी हम देखते हैं। तो एटलस मानचित्र वो मानचित्र होते हैं कौन से, जो एक पुस्तक के रूप में हमें मिलते हैं और सबसे लघु स्मॉलेस्ट स्केल पर बने होते हैं। उसमें सारे के सारा एरिया है वो एक साथ में ही छोटे से कागज पर दिखाया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा एक A4 शीट है, और उस A4 शीट पे आपने पूरे विश्व को बनाया। तो कैसा बनाया, छोटा करके बनाया, इसलिए स्केल कैसा, छोटा है। इंफॉर्मेशन कैसी है, कम है। एरिया कैसा है, बड़ा लिया है, लेकिन दिखाया कितने पे, छोटे पे दिखाया। हो गया। तो स्केल के बेस पर बहुत छोटी मापनी है, जैसे 1:20 लाख से लेकर के 1 अनुपात में 1 करोड़ या 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ वाली बहुत बड़ा आ गया। तो 1:10 लाख से ऊपर बने हुए मैप होते हैं, वो कौन से होते हैं, एटलस मैप होते हैं। एक पृष्ठ पर पूरे महाद्वीप या क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्षेत्रों को छोटा किया जाता है। कैसा किया जाता है, क्षेत्र को छोटा किया जाता है। कम इंफॉर्मेशन इसमें होती है, महाद्वीप के देशों की, राज्यों की, समुद्र की संक्षिप्त रूप में जानकारी मिलती है, और फिजिकल पर्वत, पठार, नदियां, वही सेम पिक्चर्स हैं, जो फिजिकल पिक्चर्स हैं उनका कलर्ड मेथड से यूज किया जाता है, वर्ण प्रतीकों के माध्यम से इसको दिखाया जाता है। एटलस की विशेषता क्या है कि एक देखो, वर्ण प्रतीक की कलर मेथड से आप क्या दिखाते हैं, देखो एक जैसे किसी भी एरिया का मैप बनाया और उस एरिया में आपने सिर्फ कलर के आधार पर, कहीं पर आपने ब्राउनिश कलर दिया है, कहीं पर जो कलर आ रहा है वो दूसरा कलर आ रहा है, हल्का या डीप कलर आ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों को कलर विधि से दिखाने के लिए वर्ण या प्रतीकी सहारा लिया जाता है, और इससे एटलस के अंदर जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। एटलस की विशेषता क्या होती है कि एक बाउंड बुक के रूप में तैयार किया जाता है ना, एक बाइंडेड बुक होती है एटलस। सूचकांक होता है इसमें, इंडेक्स होता है कि भी पहले एक पेज नंबर 190 पर कोई हमने टोपोग्राफिकल मैप लगाया है, ठीक है। आगे देखो, सामान्यतः वर्ल्ड एटलस, वर्ल्ड की एटलस है, नेशनल एटलस बनाई जाती है, और थीमेटिक एटलस प्रमुख प्रकार है। एटलस के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। वर्ल्ड की एटलस है जिसमें पूरे विश्व को दिखाया जाता है, विश्व के ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया है, विश्व के आपने फिजिकल फीचर्स को दिखाया। एक नेशनल एटलस होती है जिसमें जैसे इंडिया को दिखाया आपने, इंडिया के अंदर के फीचर्स को दिखाया, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो फिजिकल हो। और तीसरा है थीमेटिक एटलस। देखो उद्देश्य, मैप बनाने की विधियां, मैप बनाने की जरूरत 2 प्रकार से होती है। एक तो जनरल मैप बनाए जाते हैं जो सामान्य रूप से सबकी जानकारी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, वो जनरल मैप होते हैं। और एक होता है विशेष विशेषता के लिए, जैसे हमारा कोई उद्देश्य है विशेष कि कोई सर्वेक्षण करना है, हमें कोई किसी क्षेत्र में जनसंख्या को स्टडी करना है, तो अब हम वो मैप बनाएंगे, तो वो होता है थीमेटिक मैप। विशेष विशेषता के लिए, कोई एक विशेष जानकारी के लिए मैप बनाया जाएगा, उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। और वो थीमेटिक जानकारी के लिए थीमेटिक एटलस भी बनाए जाते हैं।
एटलस देखो, राजनीतिक एटलस, देश की सीमाएं दिखाएंगे, देश की राजधानी दिखाएंगे, सीमावर्ती राज्य दिखा देंगे। भौतिक एटलस में पर्वत दिखाएंगे, झीलें, तालाब, झीलें। भौतिक एटलस में माउंटेन्स दिखाएंगे, प्लेटू दिखाएंगे, प्लेन एरिया, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट दिखा देंगे, आइलैंड दिखा देंगे, ओशंस दिखा देंगे, कॉन्टिनेंट दिखा देंगे। थीमेटिक एटलस में विशेष पर्पज, हमारा कोई एक विशेष उद्देश्य रहेगा, जैसे हमने दिखाना है जलवायु, तो जलवायु का मैप बनाएंगे थीमेटिक। जनसंख्या का, वनस्पति का दिखाना है, किसी भी एक क्षेत्र का विशेष सर्वेक्षण आपको करना है, विशेष रिसर्च आपको करनी है, तो उसके लिए थीमेटिक एटलस बनाई जाती है। ऐतिहासिक एटलस बनाई जाती है, जिसमें क्या है, ऐतिहासिक सीमाएं और घटनाएं दर्शाई जाती है, वो एटलस होता है। एटलस बनाम वॉल मैप, आप एटलस और वॉल मैप को देखें तो एटलस क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें सभी मानचित्रों का संग्रह होता है, छोटी मापनी पर होती है और संकलित सूचनाएं होती है उसमें। जबकि वॉल मैप क्या होता है, दीवारी मानचित्र है और इससे बड़ी स्केल पर बना हुआ मानचित्र होता है, टांगने योग्य होता है और इसमें बड़ी मापनी होती है और दृश्य स्पष्टता हेतु भी उसमें हमें आराम से दिख जाता है, दीवार पे लगा हुआ होता है तो हमें आराम से दिख जाता है, और इसमें बुक खोलनी पड़ती है, ये डिफरेंस है। चल, तो इसमें जानकारी भी ज्यादा होती है और एरिया बड़ा होता है, तो एटलस में बहुत सारी जानकारी संकलित की जाती है स्टेप बाय स्टेप, हर पेज में एक नया मैप होता है, जबकि दीवारी मानचित्र वो एकल होता है और टंगा हुआ होता है, जब हमें ज्यादा दिखता है तो हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, उसका फर्क है। ये क्या है, एटलस कौन सी है, राजनीतिक एटलस, राजनीतिक एटलस है, ठीक है, विश्व की राजनीतिक सीमाएं, उत्तरी अमेरिका बनाया। अब उत्तरी अमेरिका की जानकारी हमने दिखाई थी इसमें, तो हम कनाडा, ऊपरी सीमावर्ती क्षेत्र कनाडा, और दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्र है मैक्सिको, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, इसके जितने भी इसके राज्य हैं, उत्तरी अमेरिका के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जितने भी मतलब देश हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो यूएसए यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। अब यूएसए का आपने दिखाया, संयुक्त राज्य अमेरिका का आप एक स्पेसिफिक दिखाना चाह रहे हैं, उसके भी देश के अंदर के जितने भी राज्य हैं उनको आपने दिखाया, जैसे एरिजोना राज्य, मेक्सिको आपके जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको दिखाए, राजनीतिक सीमाओं को दिखाए, वो एटलस में दिखा सकते हैं आप, तो पॉलिटिकल एटलस है। पहला है स्केल के बेस पे क्लियर हो चुका है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। पहला है कैडेस्ट्रियल, टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल के बाद आएगा कौन सा, वॉल मैप और फिर एटलस मैप, 4 मैप है, समझ में आ गया। अगला देखो हिप्सोमेट्रिक मैप, हिप्सोमेट्रिक है जिसमें हम हाइट दिखाएंगे, ऊंचाई और निचाई धरातल की दिखाएंगे, उसको हिप्सोमेट्रिक मानचित्र कहते हैं, उच्चता दर्शी मानचित्र कहते हैं। अब इसमें मानचित्र टोपोग्राफिकल लक्षण दिखाएंगे, स्थल की ऊंचाई और गहराई का प्रदर्शन किया जाता है, वो हिप्सोमेट्रिक होते हैं। देखो उच्चता मित्रीय में केवल और केवल क्या बनाया जाएगा, भौगोलिक मैप बनाए जाएंगे, तो भौतिक विशेष सर्वेक्षण के अत्यधिक उपयोगी होता है। इसमें ऊंचाई दर्शाने के लिए समोच्च रेखाओं का सहारा लिया जाता है, रंग और छायांकन विधि का यूज किया जाता है, कलर्ड शेडिंग मेथड इसमें यूज किया जाता है, संख्यात्मक ऊंचाई लिखी जाती है, पॉइंट लिख करके आपने बंचमार्क से ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट, बंचमार्क और स्पॉट हाइट दिखाते हैं हम किसी स्थान की। इससे पर्वत, घाटियां, पठार और जितने भी फिजिकल पिक्चर्स हैं उन सभी को दर्शाने के लिए हम क्या बनाते हैं, उत्कादर्शीय वक्र बनाते हैं, उत्कादर्शीय मानचित्र बनाते हैं। आप देखो इसमें टोपोसिट्स बनती है, टोपोसिट्स का आपको पता है, जो फिजिकल टोपोसिट्स बनती है ना, जिसमें कंटूर लाइंस निकालते हैं आप और उससे प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो टोपोग्राफिकल मैप्स बनाए जाते हैं
और कंटूर के मैप बनाए जाते हैं ऊंचाई दर्शाने के लिए। ज्यादा सा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका सिंपली आपको अर्थ जानना है। आप देखो यहाँ ये दिखा रखा है आपको, ये मैप कैसा है, कलर्ड मेथड है, कलर्ड मेथड है। और कलर्ड मेथड से आपको दिखा रखा है कि कोई क्षेत्र कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, आपको दिख रहा है ना एकदम से क्लियरली। जो पहाड़ है ऊंचाई है उसको रेड से लेकर के ब्राउन कलर तक शो किया जाता है, जबकि ग्रीन ग्रीन वाला एरिया है उसको प्लेन एरिया प्रदर्शित करने के लिए हम ग्रीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का मैप आप देख सकते हैं जिसमें हिमालयन श्रेणी हो गया, हिमालयन श्रेणी सबसे ऊंचा भाग डार्क है, ब्लैक किस तक चला गया है ना, ब्लैक शेड तक चला गया है, तो ये हाइट वाला एरिया है। उसके बाद जो भी पठारी रीजन है उसमें आपको डार्क कलर शो हो रहा है, और इसमें भी जो आपको चित्तेदार कलर दिख रहा है कहीं ज्यादा कहीं पर कम, तो ये हाइट का ही सारा मामला है। जहां जिस क्षेत्र पर डार्क शेड दिख रहा है वो ऊंचा एरिया है, जबकि जो क्षेत्र लाइट कलर है वो क्या है, यहाँ पर आगे पहुंच गए। तो सीधा तो समझ में आया आपको कि जहां पर भी स्लोप है उस एरिया को लाइट से, और जहां पर स्लोप हाई है जहां पर ऊंचाई ज्यादा है उस क्षेत्र को डार्क कलर से दिखा रखा है। इसके अलावा भी जो हेस्यूस मेथड होते हैं जिसके द्वारा छायांकन मेथड होता है, शेडिंग मेथड होता है, तो उससे सभी स्लोप को या फिर हाइट को दिखाया जाता है, उच्चतादर्शी मानचित्र बनाए जाते हैं। क्लियर हो? अब देखो यहाँ स्लोप को दर्शाने के लिए वही सेम प्लेन एरिया और माउंटेन्स एरिया को दिखा रहे हैं। दूसरा मैप प्लेनीमेट्रिक मैप, प्लेनीमेट्रिक मैप प्लेनीमेट्रिक मैप बनाए जाते हैं कल्चरल। कौन से होते हैं ये? सांस्कृतिक। भाई सीधा सा याद करो, प्लेन का मतलब होता है मैदान, और मैदान में कौन रहते हैं? लोग। अब लोग क्या करते हैं, लोगों की विशेषता ही क्या है? कल्चरल विशेषता है। तो प्लेनीमेट्रिक कौन से है? कल्चरल मैप है। ऐसे मानचित्र जो स्थलाकृतिक ऊंचाई की बजाय सांस्कृतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, सामाजिक विशेषताओं को दर्शाया जाए तब वो क्या होता है? प्लेनीमेट्रिक मानचित्र होता है। इसमें ऊंचाई का विवरण नहीं होता है, इसमें हाइट वाइट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें धरातल के ही ऊपर मानव की बस्तियों का, मानव की जनसंख्या का, मानव के द्वारा धर्म कौन कौन से अपनाए जाते हैं, मानव की वेशभूषा के आधार पर जो मैप बनते हैं वो सभी क्या है? कल्चरल मैप है। जैसा कि आपने कई बारी कोई मैप देखे हैं ना, तो उसमें एक राज्य है और उस राज्य के अंदर जो अगर आभूषण के मैप बनाए हैं तो उसके ऊपर आभूषण बना देते हैं, चित्रात्मक प्रस्तुति कर दी जाती है उस स्थान के विशेषताओं की, कल्चरल विशेषताओं की। तो विशेष स्थान पर जनसांख्यिकी और आर्थिक गतिविधियां दर्शाई जाती हैं। जनसंख्या की विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, कल्चरल विशेषताएं दिखाई जाती हैं। आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण इसमें होता है। एग्जाम्पल के लिए पॉपुलेशन के मैप, एग्रीकल्चर के मैप, या फिर लिटरेसी रेट रिप्रेजेंट करने के लिए मैप बनाए जाते हैं, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण वाले मैप बनते हैं, वो क्या होते हैं? प्लेनीमेट्रिक मैप होते हैं। प्लेनीमेट्रिक मैप कैसे बने हैं देखो, स्कूल दिखाया, कितने एरिया तक इस स्कूल के अंदर इस स्कूल का प्रभाव क्षेत्र है, अर्बन मैप इस पे बनाए जाते हैं, पॉपुलेशन मैप इस पे बनाए जाते हैं। हो गया प्लेनीमेट्रिक मैप। फिर देखो उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के ही आधार पर है, और उद्देश्य के आधार पर बहुत सारे मैप हम बना सकते हैं, बट उसमें एक मैप का प्रकार होता है समदिक्पाती मानचित्र। समदिक्पाती मानचित्र क्या होता है, इसको हम यहीं पर समझें। तो ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय दिशा का विचलन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के वितरण को दर्शाया जाता है। किसी स्थान पर भौगोलिक
भौगोलिक उत्तर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और एक्चुअल जो मैग्नेट नॉर्थ होता है, उसके बीच में क्या होता है, अंतर होता है, उसके बीच में कोण बनता है, और उस चुंबकीय दिशा के विचलन उसी को विचलन कहा जाता है। कि जो ज्योग्राफिकल पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो उनमें डिफरेंस पाया जाता है। उस डिफरेंस के आधार पर जो रेखाएं बनती है, उसी से जो डायरेक्शन बनती है, उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम समदिक्पाती मानचित्र को बनाते हैं। चुंबकीय दिशा विचलन के समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, जिन्हें हम समदिक्पाती दिशा या आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। आइसोगोनिक मैप इस पे बनाते हैं। विशेषता है, मानचित्र इसमें दिखाएगा क्या, चुंबकीय सुई किस दिशा में विचलन कर रही है, इसी को दिखाएगा। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय उत्तर और ज्योग्राफिकल उत्तर के बीच में 5 डिग्री का डिस्टेंस है, 5 डिग्री का अंतर है, तो वो समदिक्पाती होगा और इसे आइसोगोनिक मैप कहते हैं, जिसमें चुंबकीय दिशा का विचलन कितना होगा, 5 डिग्री तक का होगा। चुंबकीय दिशा का विचलन उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच का कोण इसमें दिखाते हैं। तो वो नेविगेशन यूज में, रास्ते बनाने के लिए, समुद्री जलमार्ग बनाने के लिए, हवाई मार्ग बनाने के लिए, समुद्र की दिशाओं को पता करने के लिए, ऑल ओवर अब अगर हम देखें तो जो चुंबकीय दिशाओं का अनुकरण किया जाता है, वो मैप बनाएंगे हम नेविगेशन वाले, उसमें यूज करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक वेरिएशन दिखाएंगे। मैग्नेटिक वेरिएशन ऐसे बनता है, 20 डिग्री का, इसके बीच में जो डिस्टेंस आया है लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस आया है, उसके कारण से बना मैग्नेटिक वेरिएशन, और इसी से हमारा जो कंपास का दिशा का क्षेत्र होता है, वो बदल जाता है, दिशा का, डायरेक्शन का। तो इसमें जो नॉर्थ बनता है मैग्नेट वाला और नॉर्थ बनता है ज्योग्राफिकल, इसके बीच में जो अंतर होता है उसे हम समदिक्पाती या मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। और इसे हम जब मानचित्र इसी बेस पर बनाते हैं तो वो बनता है आइसोगोनिक, क्या बोलेंगे इसको हम, समदिक्पाती मानचित्र। तो आइसोगोनिक रेखा उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा है जो चुंबकीय दिक्पात का मान जहां पर समान होता है, जैसे दिल्ली और मुंबई। अब दिल्ली और मुंबई के बीच में जो जो बनता है ना चुंबकीय दिक्पात, को 10 डिग्री पूर्व है, तो दोनों एक ही आइसोगोनिक रेखा पर स्थित हैं। इसलिए उनका जो ट्रू नॉर्थ होता है, उनके बीच का जो कोण है, उसके कारण से जो नेविगेशन और मानचित्र बनाने में यूजफुल होता है। एगोनिक, अब देखो एगोनिक क्या होता है, एगोनिक होगा जब चुंबकीय दिक्पात शून्य होगा, जब वेरिएशन क्या होगा, 0 होगा। वर्तमान में ये रेखा अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से गुजरती भी है, जहां पे 0 का वेरिएशन है। एगोनिक रेखा होती है जहां कंपास वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर को एक ही दिशा में दिखाता है। अब ये दोनों वास्तविक में उत्तर है वो, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, दोनों को एक ही दिशा में दिखाएगा, क्योंकि वहां पर 0 का वेरिएशन है। अगला देखो आइसोक्लिनल, क्लिनिक रेखा क्या होती है, जिसमें उन स्थानों को जोड़ना होता है कि जहां चुंबकीय कोण, मैग्नेटिक डिप का मान समान होता है। दो शहरों में चुंबकीय नति अगर 60 डिग्री है, तो एक ही आइसोक्लिनिक रेखा पर होंगे। चुंबकीय नति पृथ्वी की सतह और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कोण है। ध्रुवों के निकट में नति का मान अधिक होता है, 90 डिग्री के करीब होता है, जबकि आगे 60 पे जाते हैं तो आगे कम होता चला जाता है। एक्लिनिक रेखा उन रेखा स्थानों को जोड़ती है जो चुंबकीय नति जिनकी शून्य होती है। और दूसरा एग्जाम्पल के लिए देखें हम इसको, तो विषुवत रेखा के साथ में ये मेल खाती है, विषुवत रेखा के पास में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो देखो चुंबकीय सुई क्षितिज की अवस्था में रहती है, क्षितिज की अवस्था में रहती है। तीनों लाइन देखो आप इसमें, चुंबकीय रेखा का नाम है आइसोगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन और आइसोक्लिनिक लाइन और एक्लिनिक लाइन। तो आइसोगोनिक लाइन कौन सी होगी, जो समान चुंबकीय दिक्पात वाले स्थानों को मिलाती हो, समान चुंबकीय दिक्पात वाले स्थानों को मिलाती है, जो नेविगेशन में यूज किया जाता है। जबकि एगोनिक लाइन है जिसमें शून्य है, 0 डिग्री का डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में 0 का अंतर आता है। ज्योग्राफिकल पोल
मैग्नेटिक पोल जहां इक्वल दिखते हैं, एगोनिक होता है, कंपास सटीक दिशा दिखाता है। आइसोक्लिनिक लाइन जो कि समान चुंबकीय कोण बनता है, समान चुंबकीय कोण बनाता है, तो उसमें ध्रुवीय अनुसंधान में काम आता है ये आइसोक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन जो शून्य नति वाले 0 डिग्री का डिस्टेंस, 0 डिग्री का वेरिएशन वाले स्थानों को जोड़ती है, जो विषुवतीय रेखा से मेल खाती है, चुंबकीय विषुवत रेखा से मेल खाती है, वो कौन सी होती है? एक्लिनिक लाइन। चुंबकीय दिक्पात और नति पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, इस कारण से नेविगेशन में अंतर आता है। इन्हीं रेखाओं के सहारे हम जियोमैग्नेटिज्म देखते हैं, और कंपास का यूज करते समय इन रेखाओं का बड़ा महत्व है डायरेक्शंस को देखने। अब देखो, उद्देश्य के आधार पर अन्य कौन कौन से मैप बनते हैं। तो जैसा आपका उद्देश्य, जैसा आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, उसी प्रकार का आप मैप बना सकते हैं, और इस मैप का नाम है उद्देश्य के आधार पर। नंबर 1 भौतिक मैप। जब अगर हमें फिजिकल लैंडस्केप दिखाने हैं तो फिजिकल मैप, कल्चरल लैंडस्केप दिखाने हैं तो कल्चरल मैप बनेंगे, जनसंख्या दिखानी है, जनसंख्या की विशेषताएं दिखानी, जनसंख्या वितरण, घनत्व आदि दिखाना है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या तो जनसंख्या के मैप बनेंगे। सामाजिक मानचित्र बनेंगे जिसमें व्यक्ति के व्यवहार और उनके आपसी रिलेशनशिप से रिलेटेड मैप बनेंगे, वो सामाजिक मैप हो गए हैं। राजनीतिक मानचित्र, राज्य और राज्य की राजनीतिक सीमाएं, सामरिक सीमाएं बनती है, वो राजनीतिक मानचित्र बनेंगे। ऐतिहासिक मानचित्र जो ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाएंगे तो ऐतिहासिक मानचित्र। सैन्य मानचित्र बनेंगे जब देश में सामान्य मानचित्र बनते हैं, रणनीतिक मैप बनते हैं, सामरिक मैप बनते हैं, और सेना के लिए ये बनाए जाते हैं। औद्योगिक मानचित्र बनते हैं जिसमें खनन के लिए, परिवहन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आर्थिक गतिविधि के लिए बनने वाले जो उद्योग होते हैं, औद्योगिक मानचित्र हैं, आर्थिक मानचित्र हैं, वो बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट है और टूरिज्म के मैप बनते हैं। अब देखो, यूज के आधार पर, अब कैसा यूज है आपका? यूज है आपका सामान्य, कुछ ज्यादा खास विशेषता नहीं है, सामान्य मैप, हमें सामान्य जानकारी के लिए मैप चाहिए, तो वो विश्व के मानचित्र बनते हैं कौन से? सामान्य उद्देश्य वाले, और उनको हम कहते हैं जनरल पर्पज मैप। सामान्य भौगोलिक जानकारी ये हमें देते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भौगोलिक मैप बना दिया या राजनीतिक मैप बना दिया, टोपोग्राफिकल मैप बना दिया। भाई हमें तो पूरे विश्व की जानकारी लेनी है कि कहाँ कहाँ भूकंप आता है, तो वो हमारी अब देखो, जैसे भूगोल की भौतिक जानकारी लेनी, उसमें हम सभी फीचर्स को स्टडी कर लेते हैं, तो वो क्या है? सामान्य उद्देश्य का मैप है। हमें जनरल जानकारी चाहिए, इसके लिए सामान्य जनरल पर्पज वाले मैप बनते हैं। जबकि हमें एक कोई विशेष विशेषता देखनी है, जैसे किसी क्षेत्र में वर्षा देखनी है, वर्षा कितनी हुई है किसी समय विशेष में, तो विशिष्ट जानकारी को हासिल करने के लिए, जैसे वर्षा है, जलवायु है, भूकंप है, ज्वालामुखी विशेषता है, जनसंख्या कितनी है, कृषि है, तापमान क्या है, इन सभी की एक विशेष विशेषता हम अगर ज्ञात करें, तो उसके लिए बनता है कौन सा मैप? थीमेटिक मैप, विषय आधारित, विषय वस्तु आधारित मैप, जिसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो थीमेटिक थोड़ा सा ऐसा साइंटिफिक सा हमें लगता है, बड़ा एक टेक्निकल सा वर्ड दिखता है थीमेटिक। बाकी कुछ थीमेटिक नहीं है, जैसा आपका थीम है कि भाई मुझे तो कोई एक ऐसी विशेष विशेषता के लिए किसी भी एक जानकारी, एक अलग वाली जानकारी हमें लेनी है, उसके लिए मैप बनेगा, वो थीमेटिक है। जनरल जानकारी के लिए जनरल पर्पज मैप। सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र होते हैं। सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र कौन कौन से? अब देखो, इसमें बनता है बेस मैप। बेस मैप सिर्फ, और जो जैसे डेटाबेस होते हैं ना, डेटाबेस पर आधारित जो मैप होते हैं वो बेस मैप होते हैं। जैसे डेटा बनाया जाता है ना, राष्ट्रीय वेक्टर डाटा, उसमें एक खाका बनाया जाता है कि जनरल सा मैप बनाया जाता है उसमें। अब अगला देखो, टोपोग्राफिकल मैप। उसमें हम क्या करेंगे? किसी भी स्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी के लिए बने मैप टोपोग्राफिकल है। क्लाइमेटिक मैप बनते हैं इसमें। आगे देखो, इकोनॉमिक रिसर्च, इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक संसाधन मैप, आर्थिक मैप, और इंडस्ट्रियल मैप बन जाते हैं। फिजिकल भौगोलिक भौतिक मानचित्र बनते हैं, और पॉलिटिकल है, ट्रांसपोर्ट मैप है, और प्लेनीमेट्रिक। प्लेनीमेट्रिक कौन सा है? सांस्कृतिक। तो ये जनरल पर्पज के मैप है। थीमेटिक मैप कौन से होते हैं फिर? थीमेटिक मैप किसी विशेष जलवायु के लिए, वर्षा के लिए, भूकंप के लिए, बाढ़, सूखा, सुनामी आदि के लिए कोई बना हुआ मैप हो तो वो थीमेटिक मैप होता है। तो जनरल पर्पज मैप के लिए एक ऐसा मानचित्र जनरल पर्पज होता है जो किसी स्थान की जानकारी देगा। कैसे? सुपर इम्पोज इंफॉर्मेशन होती है, जैसे डेटा के आधार, ये दिख रहे हैं आप इस तरह के
इसमें एक रो सा मैप ड्रॉ कराया जाता है, किसके द्वारा? एरिया, ब्लॉक लिए जाते हैं, ब्लॉक। तो लाइन, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन मेथड, एरिया 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 है वो डिफाइन किया जाता है। और इस जानकारी के अनुसार हम इंफॉर्मेशन के साथ में इस मैप को जोड़ते हैं और फिर हम बताते हैं, इसमें डेटा की लेयर्स होती है। हाँ, ये एक इसका कीवर्ड आ गया कि लेयर ऑफ डाटा। जैसे अर्बन प्लानिंग के लिए और रूरल या कोई अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरी या ग्रामीण नियोजन के लिए बनाए गए बेस मैप इसके हैं। जैसे किस स्थान पर पहले बनाया जाता है ना, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड आदि बनाने के लिए पहले एक ऐसा बेस मैप तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप जो पहले पढ़ चुके हैं हम, सेना के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, योजना निर्माण के लिए, पर्यावरण अध्ययन के लिए लार्ज स्केल पर जो मैप बनाए जाते हैं वो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, जिसमें फिजिकल और कल्चरल दोनों होते हैं। आप देखो इसमें कंटूर रेखाओं के द्वारा हम हाइट दिखाते हैं और नदी, पहाड़, जंगल, सड़कें, गांव आदि बनाते हैं, टोपोग्राफिकल मैप होते हैं। टोपोग्राफिकल मैप में हाइट दिखाई जाती है इस प्रकार से, ऊंचाई, और जहां पर स्टीप स्लोप होता है वहां कंटूर लाइन से वो पास पास दिखती है। जहां पर जेंटल स्लोप होता है, कम कम आकार, कम दूरी, कम दूरी होती है कंटूर लाइंस के बीच में, वहां पर ऊंचाई अधिक होती है। जहां पर कंटूर लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, इट मींस वहां पर स्लोप कम है। अगला है क्लाइमेटिक मैप, जलवायु के मानचित्र बनेंगे। कैसे बनेंगे? जलवायु संबंधी जानकारी इसमें होती है, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वर्षण सभी को हम दिखाएंगे और इसको कलर्ड मेथड से दिखाएंगे। कलर्ड और प्रतीकों के माध्यम से जलवायु का वितरण दिखाया जाता है, रंग विधि से भी दिखाया जाता है। अब देखो, वर्षा वितरण मानचित्र बनते हैं और तापमान वितरण मानचित्र बनते हैं, इंटरपोलेशन मेथड से बनते हैं। जलवायु मानचित्र कृषि, वनस्पति, जलवायु, मानव की बस्तियां आदि इसमें हम दिखा सकते हैं। मौसम के लंबे समय के रुझान को समझने के लिए भी हमें क्लाइमेटिक मैप बनाने होते हैं। अच्छा, पहला जो जलवायु मानचित्र बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? इससे पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ मैप में कि भाई सबसे पहले मैप किसने बनाया? सुमेरियन ने बनाया, फिर यहूदियों ने बनाया TINO मैप, फिर उसके बाद में हेरोडोट्स ने बनाने का प्रयास किया। एनेक्सिमेंडर थेल्स ने उससे पहले मापक के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। हिपकार्स ने प्रयास किया, हिपकार्स के द्वारा जो स्टीरियोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक यंत्र का यूज किया गया। मुझे तो बस ये बताओ आप कि पहला जो जलवायु मानचित्र बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? पहला जलवायु मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था और उसका नाम क्या था? ये भी बताना है कि उसका नाम क्या था। अरब भूगोलवेता था। और पहला जो जलवायु मानचित्र था उसका नाम था किताबुल अस्काल। किताबुल अस्काल किसने बनाया? अल बल्खी ने बनाया। अल बल्खी ने बनाया किताबुल अस्काल। उस एटलस का नाम था किताबुल अस्काल, जिन्होंने सबसे पहला जलवायु एटलस बनाया। सबसे पहला जलवायु एटलस तैयार किया अल बल्खी ने और उसका नाम था किताबुल अस्काल। ये क्लाइमेटिक मैप होता है, क्लाइमेटिक मैप। क्लाइमेटिक मैप, जितना आपको रेड कलर दिख रहा है इसका मतलब वहां पर उष्ण प्रकार की जलवायु कैसी है? उष्ण प्रकार की, गर्म प्रकार की जलवायु हो गया। या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक ठंडे वाले को देखो, ब्लू से डार्क ब्लू तक दिखा रखा है। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला रीजन है, जो पोलर रीजन है वो कैसा है? कोल्ड रीजन है। और ये वाला हॉट रीजन है, जिसको रेड से दिखाया। ग्रीन वाला समथिंग शीतोष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण।
उपोष्ण, इस तरह का एरिया है। ठीक है, तो जो उष्ण से उपोष्ण तक का एरिया है वो डार्क रेड कलर से दिखा रखा है। इट मीन्स यहाँ टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है। तो बन गया मानचित्र, तापमान जलवायु का मानचित्र बन गया। अगला देखो, इकोनॉमिक रिसोर्स मैप। इकोनॉमिक रिसोर्स आ जाओ फटाफट से करेंगे। मानचित्र किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक जानकारी देगा, उसमें रिसोर्सेज देगा, खनन, खनिज के बारे में, उद्योग के बारे में, कृषि संसाधन के बारे में, जिससे आय होती हो, जिससे इनकम बढ़ती हो, ऐसी चीजों के बारे में, संसाधन के बारे में, उद्योग के बारे में, खनिज के बारे में, अन्य रिसोर्सेज के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है इकोनॉमिक मानचित्र। अर्थव्यवस्था दिखाएगा, विकास की योजनाएं बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए, संसाधन का यूज करने के लिए ये रंग के आधार पर, प्रतीक के आधार पर यूज किया जाता है। और वो ऐसा मैप होता है। मिनरल्स का मैप बनाते हैं, मिनरल्स का मैप बनाते हैं, रिसोर्सेज का मैप बनाते हैं, ऊर्जा संसाधन का मैप बनाते हैं, नवीकरण अनवीकरण, इस प्रकार से हम मैप बनाते हैं। वो क्या है? इकोनॉमिक मैप है। जैसे इसमें आपने दिखाया ऑयल का प्रोडक्शन दिखा है, ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन, ऑयल का, गैस का, कॉपर का, मैग्नीज का, आयरन का, गोल्ड का, यूरेनियम का, डायमंड का और गैस का। किसी भी स्थान पर कहां कहां, जैसे कि ये अफ्रीका का मैप दिखा है। अफ्रीका जो पठारी रीजन है, खनिज संपदा में धनी है, और इसका अगर आप मैप बनाते हैं तो जैसे इथोपिया गोल्ड मिलता है, ठीक है, नामीबिया में भी गोल्ड मिलता है, साउथ अफ्रीका में गोल्ड मिलता है। ऐसे वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं। वो आर्थिक मैप होते हैं या खनिज मैप। अब फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, बार बार इसको नहीं बताएंगे। फिजिकल मैप है, ऊंचाई दिखाएंगे और ऐसे नेचुरल पिक्चर्स दिखाएंगे जो ऊंचाई को या किसी भी स्थान के धरातल की विशेषताओं को समझाने में महत्वपूर्ण होता है। जैसे वही कलर्ड मेथड से दिखाया हुआ मैप है, और इसमें आप स्लोप दिखाते हैं। स्लोप के साथ ये पठारी रीजन है, ऊंचाई वाला रीजन है, हिमालयी रीजन है। ठीक है, गंगा मैदान की बाउंड्री आप क्लियरली देख पा रहे हैं। जो येलो कलर से लाइट ब्राउन येलो और डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन कलर तक, मतलब हल्के पीले से और गहरे बादामी कलर तक हम ऊंचाई को दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं पठारी रीजन पर भी है, हो गया। मैदानी भाग आप देख पा रहे हैं, और मरुस्थल वाला रीजन और कोस्टल एरिया तक प्लेन आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद ये रंग विधि से दिखाया कौन है? आप देखो, ड्रेनेज सिस्टम दिखा दिया। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ दिखा रखा है। नदियां कहाँ से कहाँ तक निकलती? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार आदि रिवर है। नर्मदा, ताप्ती रिवर जो निकलती है यहाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के संगम से जो क्या कहेंगे हम इसको, ड्रेनेज सिस्टम, इंडस का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के मैप और ऊंचाई वाले मैप हो गए। आप देखो पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप राज्य और राज्य की राजनीतिक सीमाएं, जैसे चुनाव का क्षेत्र निर्धारित करना है, कोई नीति बनानी है, कोई नीति का निर्धारण करना है, तो राज्य के, देश के और शहरी और ब्लॉक और खंड के बीच में जो डिवाइडेशन किया जाता है, राज्य की बाउंड्रीज बनाई जाती है, वो क्या है? पॉलिटिकल मैप है। तो ये चुनाव के लिए, जनगणना के लिए, नीति निर्धारण के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये पॉलिटिकल मैप मानचित्र कलर्ड के द्वारा, शेडिंग मेथड, कलर्ड मेथड के द्वारा दर्शाए जाते हैं। देखो अलग अलग रंग से हमने अलग अलग राज्यों को दिखा दिया है। अलग राज्य जैसे लद्दाख रीजन जो यूनियन टेरिटरी है, जिसको अलग से दिखाया हमने। तो जम्मू एंड कश्मीर को अलग से दिखा दिया। इसके बाद में अलग अलग राज्य को अलग शेड से, अलग कलर से दिखाया है। तो वहां की राजनीतिक सीमाएं आपको स्पष्टतः दिखाई पड़ रही हैं। इसे हम पॉलिटिकल मैप। ऐसे ही भाषा का मानचित्र भी बनता है, ऐसे ही भाषा का लैंग्वेज मैप भी बनता है, ऐसे ही धर्म का मैप भी बनता है, जो कलर्ड शेड से बनता है, अलग अलग रंग से दिखा करके
कि यहाँ पर कौन सी प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर आप वितरण नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ आप अलग अलग कलर से पॉलिटिकल बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको हल्के या डार्क कलर की जरूरत नहीं होती है। मतलब आपको सिर्फ विजिबिलिटी के लिए डार्क और लाइट शेड की जरूरत है। इसमें ऐसा नहीं है कि राजस्थान है वो ज्यादा गर्म है इसलिए हमने उसको रेड से दिखाया, नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, बस आपको उस क्षेत्र के हिसाब से वो कलर चूज करना है। अब देखो ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट परिवहन के मार्ग 3 प्रकार के, सड़क मार्ग, ठीक है, परिवहन के 3 मार्ग है, स्थल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। अब उसमें आपको कौन सा दिखाना है, सड़क दिखाना है, स्थल मार्ग पे दिखाना है, सड़क है, रेलवे लाइन दिखानी है, क्या दिखाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि सड़कों का, जल मार्ग का, परिवहन के नेटवर्क को दिखाने के लिए, रेलवे नेटवर्क के दिखाने के लिए, मेट्रो मार्ग को दिखाने के लिए। देखो आप मेट्रो के मानचित्र देखते हैं ना कि कहाँ से मेट्रो स्टार्ट है, वो सभी क्या है, ट्रांसपोर्ट के रूट्स दिखाते हैं, यातायात की योजना बनाते हैं, शहरी विकास की यात्रा के मार्ग का निर्धारण करने में ट्रांसपोर्ट मैप है वो हेल्पफुल होते हैं। और इसमें समय सारणी के अनुसार, यात्रियों की सुविधाओं के अनुसार ट्रैफिक मैप भी बनाए जाते हैं। तो ये देखो मेट्रो, दिल्ली मेट्रो मैप हो गया। तो इस पे जो स्टेशन है, जो स्टेशन बने होते हैं मेट्रो के, वो विजिबल होते हैं। तो दिल्ली मेट्रो का मैप है वो एग्जांपल है किसका, ट्रांसपोर्ट मैप का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा रेलवे लाइन का भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा सड़क लाइन का देख सकते हैं, उसमें कोई ट्रेन का रास्ता भी आपको दिखाते हैं, उसमें स्टेशन भी बीच में दिखाते हैं, सड़क मार्ग का दिखाते हैं, उसमें कोई स्टेशन बीच में दिखा देते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट मैप होते हैं। प्लेनीमेट्रिक मैप, प्लेनीमेट्रिक मैप कौन से होते हैं, ये ऐसे मैप होते हैं जो क्या करते हैं, कल्चरल कल्चरल लैंडस्केप दिखाते हैं, मानव के द्वारा जो भी विशेषताएं बनाई गई है धरातल पर, उनको 2D में रिप्रेजेंटेशन है इसका, और उसमें ऊंचाई और गहराई का वितरण नहीं होता है, ऊंचाई गहराई का नहीं होता है, इसमें सिर्फ कल्चरल फीचर्स को दिखाया जाता है। इसमें क्षैतिज विशेषता दिखाई जाती है कि इस राज्य के अलावा दूसरे राज्य में क्या विशेषताएं हैं, कल्चरल, और इंजीनियरिंग व वास्तु योजना में अत्यंत यूजफुल होता है। मानचित्र बनाने में बिल्डिंग, सड़क का, जल निकासी की व्यवस्था दिखाने में ये हेल्पफुल है। कल्चरल मैप बनते हैं प्लेनिमेट्रिक में, हो गया। ये देखो अर्बन एरिया, और इस अर्बन एरिया का जो सीबीडी जोन है, सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ में इस चक्र के सहारे, इस जो सीबीडी जोन है इसके सहारे जो रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ से जो मेन सड़कें जाती है, जो समकोण पर काटती है, या फिर कोई अरिये मार्ग पर स्थित है, या फिर कोई जाली नुमा या ग्रिड आकार में फैला, तो ऐसे सीबीडी जोन के सहारे या ऐसे कोई सर्कल के सहारे बसी हुई मानव बस्तियां दिखाना, अर्बन एरिया दिखाना या कोई रूरल एरिया दिखाना, वो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र का। यहां तक था हमारा उद्देश्य के अकॉर्डिंग मानचित्र के प्रकार। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि सिंपली अगर हमने इसको यहीं के यहीं छोड़ दिया तो मामला है वो फिनिश नहीं हो पाएगा। तो पहला हम स्टार्टिंग से देखें तो उद्देश्य के पहला मानचित्र के प्रकार। आज की क्लास हमारी किस पे ऊपर थी, मानचित्र के प्रकार पर थी। पहला मानचित्र का प्रकार है वो स्केल बेस पर है। स्केल 2 प्रकार के हैं, एक लार्ज स्केल मैप और एक स्मॉल स्केल मैप। चारों को एक साथ पढ़ लो। पहला है सबसे जो लार्ज स्केल का मैप बनता है वो कैडेस्ट्रियल मैप है, टोपोग्राफिकल मैप है, फिर वॉल मैप है और फिर एटलस मैप है। क्योंकि एटलस है वो कैसा है, छोटा है, और विश्व कैसा है, बड़ा है, लेकिन उसको दिखा रखा है। इसका मतलब विश्व कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो स्केल कैसा है, छोटा है। तो स्मॉल स्केल मैप किस में बनते हैं, एटलस पे बनते हैं, और लार्ज स्केल मैप किस में बनते हैं, वो संपत्ति मानचित्र पर बनते हैं। क्लियर हुआ। स्केल का आपको पता चल गया, 1 अनुपात में 2.5 लाख से ऊपर बने वो तो क्या है, स्मॉल स्केल है, और 1 अनुपात 2.5 लाख से नीचे बने वो क्या है, लार्ज स्केल है। क्लियर। दूसरा क्लासिफिकेशन था वो था धरातल के फीचर्स को हम दिखाएं
तो धरातल के फीचर्स को दिखाने के आधार पर एक तो है उच्चतादर्शी मानचित्र हिप्सोमेट्रिक मैप और दूसरा है प्लेनीमेट्रिक मैप। हिप्सोमेट्रिक मैप है, हिप्सोमेट्रिक मैप दिखाएगा किसको, फिजिकल फीचर्स को, जबकि कल्चरल फीचर्स को दिखाने के लिए प्लेनीमेट्रिक मैप चाहिए, जो लास्ट में अभी हमने पढ़ा था। और थर्ड है उद्देश्य के आधार पर, क्या पर्पज है हमारा, तो पर्पज दो हो सकते हैं, एक तो हमारा जनरल पर्पज है, मैंने तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए ये बात आपसे पूछनी थी, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको बात पूछनी है तो किसी भी विश्व की कोई भी जानकारी आप लेने के लिए ऐसा सिंपली मैप बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, जनरल पर्पज मैप कहेंगे। जबकि कोई एक विशेष इंटेंशनली आपको देखना है कि कोई सर्वे करना है या कोई रिसर्च करना है, कोई एक विशेष टॉपिक से रिलेटेड मैप बनाएंगे तो वो क्या है, थीमेटिक मैप कहला जाता है। तो जो जनरल पर्पज वाले मैप है उसमें बेस मैप बन गया था, कल्चरल मैप बन गया था, प्लेनीमेट्रिक बन गया, उच्चतादर्शी बन गया, ठीक है, पॉलिटिकल मैप बन गए हैं, ट्रांसपोर्ट मैप बन गए हैं, इकोनॉमिक मैप बन गए हैं, कल्चरल वाले बन गए। आ गया समझ में। अब इसके बाद आ जाता है थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप कौन से होते हैं, कि विशेष विशेषता के लिए होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है थीमेटिक मैप का, ठीक है, थीमेटिक मैप, इस पे हमारी नेक्स्ट की क्लास रहेगी। और उसके बाद एक क्लासिफिकेशन और आ जाता है जिसको कहते हैं हम गुणात्मक और मात्रात्मक मानचित्र, क्वालिटी बेस्ड और क्वांटिटी बेस्ड मैप। तो इस पे हमारी क्लास है वो नेक्स्ट रहेगी। तो यहां तक ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मानचित्र का प्रकार यहां तक आप समझ गए। थीमेटिक के बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।